Yeah. So today we are going to start with the concept of probability. सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं यहाँ पे. So बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, बेसिक डेफिनेशन. ओके, सो बेसिक डेफिनेशन में एक्सपेरिमेंट एक एक्ट होता है और जिसके थ्रू हम लोग कुछ क्वांटिफिएबल रिजल्ट या फिर कुछ रिजल्ट्स को नोट डाउन करते हैं और उस नोट डाउन किए रिजल्ट पर हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, किसी भी तरह की एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट एक एक्ट है, सिंपल सा चीज इतना ध्यान में रखना, जिसमें कि हम कुछ ना कुछ रिजल्ट्स को नोट डाउन करते हैं. अब इसमें दो टाइप के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया, मैं वन बाय वन समझाऊंगा इन चीजों को. डाइस का रोल करना या फिर कार्ड से प्ले करना. आपके पास एक वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड है, उसमें से मैंने एक कार्ड को ड्रॉ किया या टू कार्ड को ड्रॉ किया, ये सब सभी एक्सपेरिमेंट के अंदर में आएगी. पोकर भी एक कार्ड का गेम होता है. पोकर में भी हम लोग कुछ ना कुछ क्वांटिफिएबल रिजल्ट को नोट डाउन करते हैं एंड उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट में कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट वन इज मेजरिंग हाइट ऑफ पीपल. अनदर वन इज रिकॉर्डिंग प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन. ओके, प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन है या फिर हाइट ऑफ पीपल है. यहाँ पर डाइस का थ्रो है, डीलिंग विद कार्ड है, पोकर है. इनमें से कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो इसमें डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा? इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा? बोलिए. प्रोटॉन कोलिजन. ओके, प्रोटॉन टू प्रोटॉन कोलिजन ये कंटिन्यूअस डेटा को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? हाइट, मेजरिंग हाइट ऑफ पीपल में कंटिन्यूअस डेटा को लेता हूं क्योंकि सर हाइट हम लोग जैसे बोलते हैं किसी पर्सन का मेजर करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो 5 फीट ही एग्जैक्टली हो. समटाइम 5.11, 5.12, 5.23, 5.10, 6 फीट ऐसे हम लोग कुछ लेते हैं. लेकिन अगर मैं किसी डाइस की मैं बात करूं तो डाइस को मैं रोल करूंगा तो सर एक डाइस को रोल करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगे. प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन की बात करें तो मैं एक सिंपल वे में ऐसे भी सोच सकता हूँ कि सर प्रोटॉन प्रोटॉन 1 टाइम कोलिजन हुआ होगा, 2 टाइम कोलिजन हुए होंगे, 3 टाइम कोलिजन हुए. वो ऑलवेज ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा होगा. अगर रिकॉर्डिंग प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ टाइम्स इसमें आ रहा है कि कितने टाइम्स प्रोटॉन एंड प्रोटॉन का कोलिजन हुआ है. ओके, नाउ आउटकम्स. किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, हम लोग यहाँ पर क्वांटिफिएबल रिजल्ट की बात कर रहे थे. जो रिजल्ट आता है वो सिंगल रिजल्ट जो होते हैं वो आउटकम्स कहलाते हैं. जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो टॉसिंग ऑफ कॉइन इज अ एक्सपेरिमेंट. टॉसिंग ऑफ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट. तो कॉइन को टॉस करने के बाद आइदर हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकते हैं. So just we will say that these are the outcomes of this experiment. Tossing of coin is an experiment. Tossing of coin एक experiment है और उस experiment में head and tail आना outcomes कहलाएगा. Okay. Next we are talking about the sample space. Sample space क्या होता है? किसी भी experiment को perform करने में जितने भी possible outcomes होंगे उन सभी का एक सेट बनाना है और वो सेट सैंपल स्पेस कहलाएगा. वो सेट सैंपल स्पेस कहलाएगा. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टॉसिंग 2 कॉइन्स. सर 2 कॉइन्स को टॉस करने पे हमें सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे? सर दोनों हेड आ सकते हैं. फर्स्ट वाले में हेड हो सकता है, सेकंड वाले में टेल हो सकता है. फर्स्ट वाले में टेल, सेकंड वाले में हेड हो सकते हैं या फिर दोनों के दोनों टेल हो सकते हैं. इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं बन सकता. सो सैंपल स्पेस में ये 4 इवेंट हमें दिख रहे हैं टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन की अगर मैं बात करूं तो. सर इसमें टोटल कितने इवेंट है? अगर मुझे एक तरीके से काउंट करना हो तो मैं उसका भी एक तरीका आपको बता दूंगा. ठीक है, मैं यहाँ पर पहले ये भी लिख देता हूँ टॉसिंग अ कॉइन. अगर मैंने एक सिंगल कॉइन को टॉस किया तो उसके लिए सैंपल स्पेस में जो इवेंट्स कंसीडर होंगे हेड एंड टेल, है ना. तो ये जो टॉसिंग अ कॉइन की बात हो रही है उसमें कितने इवेंट है? सर 2 इवेंट है ना, 2 इवेंट है. कॉइन को कितनी टाइम टॉस किया जा रहा है? सर 1 टाइम टॉस किया जा रहा है. तो सैंपल स्पेस में जो नंबर आपको दिख रहे होंगे वो आपको दिख रहे होंगे 2:1, है ना, 2:1 दैट इज 2. यहाँ पर अगेन देखिए सर 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है और कितने इवेंट है यहाँ पर? सर इवेंट टोटल 2 है.
तो मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की मैं बात करूंगा तो 2 कितने कॉइन है 2 दैट इज 4। ओके, तो 6 वाले से ज्यादा समझ में आएगा जब मैं डाइस की मैं बात करूं। तो मैंने एक डाइस की बात की है, 1 डाइस की बात की। 1 डाइस में जो इवेंट होंगे वो कैसे होंगे सर? डाइस के इवेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, ये डाइस के इवेंट। अगर मैं इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की मैं बात करूं तो पहले इवेंट काउंट कर लीजिए, कितने इवेंट है सर? 6 है ना। आउटकम्स कितने हैं? 6 मैंने लिख लिया। कितने डाइस की बात हो रही है? 1 डाइस, 6 raised to 1, हम लोग बोलेंगे 6। अगर यही मैं 2 डाइस की मैं बात करूं तो 2 डाइस में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या आप बता सकते हो कि वो कितने काउंट होंगे? बोलिए। 36, वेरी गुड। सो 6 पावर 2 है ना। तो ये सब चीजें जो है अपने को थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। डाइस है, पॉइंट्स है, इन सब चीजों की। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ आउटकम्स की, कैसे कैसे आउटकम्स होते हैं और उसको हम कैसे आउटकम्स में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन, फाइनाइट। कुछ ऐसे आउटकम होंगे जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक सिंगल डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे सर? 6 आउटकम्स आएंगे, 6 पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो डाइस जो हैं वो इन जनरल हम लोग 6 फेस्ड डाइस कंसीडर करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट देयर विल बी अ 6 साइडेड डाइस। डू यू नो डाइस कैन आल्सो बी ऑफ 4 साइडेड? क्या किसी को पता है कि 4 साइड का भी डाइस हो सकता है? 4 साइड के डाइस नहीं, 6 साइडेड डाइस तो भाई सबको पता है। ये 6 साइडेड डाइस होता है जो हम लोग लूडो खेलते हैं, वो सर महाभारत में देखा नहीं हूँ बट सुना हूँ। चलो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर वो सब चीजें बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में अगर सडन आ जाते हैं ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जो चीजें हम लोग कभी नहीं सुनते और अचानक एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें बहुत ही फील होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें। ये 6 साइडेड डाइस है, दिस इज 6 साइडेड और 6 फेस्ड डाइस। ओके, 6 फेस्ड लिख लो तो बेटर है। यहाँ पे 6 फेस है। मैं एक ऐसा डाइस बना रहा हूं, ये जो आपको डाइस दिख रहा है इसमें आपको टोटल 4 फेस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिरामिड का शेप है। सर कहाँ 4 फेस है? देखो इस साइड में एक फेस आएगा, दूसरा इस साइड में एक फेस आएगा, 2 हो गए। थर्ड वाला आपको सामने दिख रहा है, इस साइड में दिखेगा, और एक बॉटम की तरफ दिखेगा, वो 4th हो जाएंगे, है ना। पिरामिड का शेप आप देख लो, पिरामिड एक ट्रायंगल के तरीके से है और नीचे एक बेस है, तो उसमें ऑलवेज इसके ऊपर मैंने देखो ऐसे ओपन करोगे ना तो वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ओपन करो। इसके सारे कॉर्नर्स ऊपर एयर में जाकर कनेक्ट कर लो, है ना। इनके सारे कॉर्नर ऊपर में कनेक्ट कर लो तो एक पिरामिड बन जाएगा, और उस पिरामिड में टोटल 4 फेस होंगे, तो इसे हम 4 फेसेस डाइस बोलेंगे। क्या आपको पता है 8 फेसेस का डाइस जिसमें 8 फेसेस होते हो? 8 फेसेस वाले डाइस नहीं, 8 फेसेस वाले भी डाइस होते हैं। इन जनरल हम लोग 4 फेस ही कंसिडर करते हैं, लेकिन 8 फेसेस वाले भी डाइस होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा तो बेटर रहेगा। कभी भी क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो ये वाली चीज देखो यहाँ पर, इसमें ऊपर में आपको कितने फेस दिख रहे हैं सर? टोटल 4 फेस दिखेंगे, 1 2 3 4, ये टोटल 4 फेस है ना। ये एयर में है, जो ये पॉइंट दिख रहा है वो एयर में है, और ये सारे चारों तरफ एक एक ट्रायंगल दिख रहा है। सर नीचे बॉटम में भी तो कुछ होगा? हाँ बॉटम में भी है। अगर बॉटम को भी मैं कंसीडर करूं तो सर टोटल 5 फेसेस हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि इसी का मिरर इमेज इसके पीछे लगा दिया। मिरर इमेज इसके पीछे लगा दोगे तो टोटल जो डाइस का फेस बन जाएगा वो 8 फेसेस बन जाएंगे। 8 फेसेस बन जाएंगे, है ना, 1 2 3 4। एंड इसके पीछे में बैक साइड में 5 6 7 8 ऐसा बनेगा। क्लियर हुआ सबको ये सब चीजें छोटी छोटी? तो एग्जाम्स में जैसा बोलेगा बिल्कुल वैसा कर लेना है अपने को। कुछ भी ऐसा मन में नहीं बिठाना है 4 फेस का डाइस कहाँ से आ गया, 8 फेस का डाइस कहाँ से आ गया, ऐसे मन में बिठाने नहीं है। दूसरी चीज है कॉन्टेबली इनफाइनाइट।
काउंटेबली इनफाइनाइट क्या है? जिसको हम काउंट तो कर रहे हैं लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम होगा, ये भी कंसिडरेशन में। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन का कोलिजन जो होता है, हम उसको ईच टाइम काउंट तो कर रहे हैं लेकिन सर वो इनफाइनाइटली होता ही जाएगा, वो होता ही जाएगा, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, है ना, स्टॉप नहीं कर सकते। सो काउंटेबली इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्टिन्यूम। जैसे सिंपल सी चीज है, इसका मतलब कि डेटा जो दिया हुआ है ना वो कंटिन्यूअस डेटा है। ओके, कंटिन्यूअस डेटा। सो हाइट ऑफ पीपल, डिस्टेंस, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस डेटा। हिप्स गिब्स हिप्स बोसोन जो इवेंट है वो एक्चुअली फिजिक्स का एक इवेंट है, आप उसको सर्च कर लेना क्या होता है। वो प्रोटॉन प्रोटॉन के कॉलिजन से, जस्ट मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है। अब ये मत पूछना कि ये सर हिग्स बोसोन इवेंट पढ़ा दो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा अभी, ठीक है। जस्ट एक फिजिक्स का इवेंट है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इन केस वन, सैंपल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट, फाइनाइट है। केस वन ऑफ बी, सैंपल स्पेस इज सेड टू बी डिस्क्रीट। जो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं वो डिस्क्रीट वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो काउंट करते हैं सर, वो जो काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, इसलिए डिस्क्रीट वाले हैं। सी का जो एग्जांपल दिया गया है वो कंटिन्यूअस है ना, सैंपल स्पेस का क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। नाउ अब इवेंट्स की बात कर लें, कौन कौन सी इवेंट है, इवेंट क्या होगा और कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग इतना सिंपल सी बात कर लें कि आउटकम्स जो होता है वो सिंगल इवेंट कहलाता है वैसे तो, लेकिन हम इवेंट के डिफिनेशन आउटकम के थ्रू ही देते हैं। द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज इवेंट कनेक्टेड टू दी कनेक्टेड विद द एक्सपेरिमेंट। तो सर आउटकम ही इवेंट है और इवेंट ही आउटकम? नहीं, इवेंट्स आर इवेंट्स आर सेट्स, इवेंट्स आर सेट्स ऑफ आउटकम्स, सेट्स ऑफ आउटकम्स। अब सर अगर उस सेट में मैं सिर्फ आउटकम, एक एक आउटकम को ही रखूं तो सर दोनों एक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि देयर इज एन इवेंट, और इवेंट में मैंने क्या कंसिडर किया है? अ नंबर लेस देन 3। एक्सपेरिमेंट क्या है सर? एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस। हम कंसिडर कर रहे हैं कुछ नहीं दिया हो तो 6 फैक्स का डाइस, 6 फैक्स के डाइस को जब मैं रोल करूंगा एक नंबर लेस देन 3, तो इस इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स होंगे सर? देयर विल बी 1 एंड 2। तो देखो जो ये इवेंट बन रहा है ना उसमें मोर देन 1 आउटकम है, इसलिए मैंने बोला इवेंट्स आर सेट्स ऑफ आउटकम। सेट होता है वो आउटकम का। ओके, फॉर एग्जांपल हेड एंड टेल आर आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ कॉइन, हेंस द इवेंट्स कनेक्टेड विद इट। ओके, अब इवेंट्स को हम लोग मल्टीपल टाइप्स में डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट वन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब हुआ जिसमें एक ही आउटकम हो, वन आउटकम, वन आउटकम। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया E is an event, a number divisible by 5, divisible by 5। एक्सपेरिमेंट सेम है, रोलिंग अ डाइस, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अगर मैं नंबर डिविजिबल बाय 5 ले लूं यहाँ पे, तो E2 जो इवेंट बन रहा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे सर? इसमें रोलिंग ऑफ डाइस में जो आउटकम्स होते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 1। तो इनमें से कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है सर? 5 ओनली इज डिविजिबल विद 5। सो इसमें जो आउटकम्स मुझे इवेंट में जो आउटकम्स मिल रहे हैं, मुझे एक ही आउटकम मिल रहा है, ये जो इवेंट कहलाएगा वो सिंपल इवेंट कहलाएगा। दिस इज सिंपल इवेंट, है ना, सिंपल इवेंट। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इवेंट की। कंपाउंड इवेंट में मोर देन 1 आउटकम्स होना चाहिए, मोर देन 1 आउटकम्स होने चाहिए। ओके, एक से ज्यादा आउटकम्स हो। कंपाउंड इवेंट की बात करें, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल दिया है ये क्या है? कंपाउंड और कंपाउंड इवेंट हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट, दिस इज कंपाउंड इवेंट। ओके, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, और भी इवेंट होते हैं, उन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सर्टेन और श्योर इवेंट, सबको पता होगा ये सब चीजें, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट वैसी इवेंट जिसका अकर होना नेसेसिटी है, हम उस इवेंट को सर्टेन इवेंट बोलेंगे। जैसे अगर मैं किसी एक क्वाइन को लूं और मैं बोलूं कि सर उस क्वाइन के दोनों ही साइड में
हेड ही है। तो मैं क्वाइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो टॉसिंग, ऐसे क्वाइन को टॉस करने के बाद हेड का आना क्या ये श्योर है? हेड का आना क्या ये श्योर है? से यस नो? यस, है ना। दोनों ही साइड में सर जब हेड ही है तो क्वाइन को आप कितनी बार भी टॉस कर लो वो हेड ही आएगा। इट मींस ऐसे वाले सिचुएशन में मैं बोलूंगा सर वो इवेंट जो है वो श्योर इवेंट है। ओके, तो ये हो गया श्योर इवेंट। एक होता है सर इम्पॉसिबल इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। सर इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं? जिसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो अकर सकता है। मैंने एक कॉइन लिया, उसके दोनों ही साइड में हेड है, मैं आपसे बोलूं कि क्या इसमें टेल आ सकता है? क्या इसमें टेल आ सकता है? नो। सो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल नहीं आ सकता। कौन सी मूवी में भाई धर्मेंद्र कॉइन यूज करता है जिसमें दोनों ही साइड में हेड होते हैं? धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन? शोले, अमिताभ बच्चन या, है ना। तो यही सब चीजें हैं। अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट, 7 इन अ केस ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। एक डाई को मैं अगर रोल करता हूँ और उसमें मैं पूछता हूँ कि 7 आने की क्या इवेंट हो सकती है? नहीं सर 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 फिक्स डाइस अगर मैं कंसीडर करूँ तो उसमें जो नंबर्स होते हैं 1 to 6 ही होते हैं, तो 7 का आना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं किसी पेयर ऑफ डाइस को रोल करूं तो पेयर ऑफ डाइस को रोल करने के बाद सम 13 होनी चाहिए। सर एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करने पे क्या सिनारियो हो सकता है? 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, 1+6। मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 6+1, 6+2, ऐसे ही चलते जाएंगे तो 6+6। सर मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो एक पेयर ऑफ डाइस को अगर मैं रोल करूं तो मैक्सिमम 12 हो सकता है, और ये मुझसे बोल रहे हैं कि सम 13 आने चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल नहीं होगी। अब हम लोग कुछ और भी इवेंट्स की बात करते हैं, जैसे आइडेंटिकल इवेंट्स और इक्विवेलेंट इवेंट। ओके, तो इक्विवेलेंट इवेंट या आइडेंटिकल इवेंट हम उनको बोलते हैं जिसका इंप्लाइज होता है कि वो दोनों एक जैसे ही ऑकर हो रहे हैं, है ना। जैसे मैं सिंपल वर्ड में मैं यहाँ पर बोलूं, एक डाइस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने रोल किया तो इसमें जो इवेंट्स दिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये इवेंट है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया E1 is an event in which we are considering even number. E2 is an event in which we are considering a number divisible by 2. पढ़ने में दोनों अलग लग रहा है, लेकिन दोनों एक्चुअली आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि E1 के अंदर में कौन से इवेंट आएंगे? इवन नंबर। सर 2 4 6 दीज आर इवन नंबर। और नंबर डिविजिबल बाय 2 में कौन कौन से आएंगे? सर ये भी सेम है, 2 4 6, है ना, दोनों सेम है। तो दिखने में वो सर दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के आउटकम्स जो निकल कर आ रहे हैं वो दोनों के दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर लिखा गया इवन फेस, फेज 2 और फेज 4 और फेज 6, या इवन फेज वही होते हैं 2 4 और 6। and number divisible by 2 वो भी सेम होते हैं 2 4 6। so all these are example of identical events. okay, now equally likely event, हम वैसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली बोला करेंगे जिनके ऑकरेंस सेम रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन देता हूं। एक्सपेक्टेशन करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सेम तरीके से ऑकर करता हूं। जैसे कि मैं एक डाइस को ले लूं या एक कॉइन को ले लूं, सर अगर ये कॉइन फेयर कॉइन रहा, फेयर मतलब अच्छा वाला कॉइन जिसमें हमने कोई भी चीटिंग नहीं की है ना, तो अगर ये अच्छा वाला कॉइन है और मैं इसको रोल करता हूं तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि हेड आने के चांसेस उतने ही होंगे जितने टेल आने के चांसेस, दोनों की ऑकरेंस सेम कंसीडर करेंगे। तो दैट्स इवेंट्स आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली इवेंट। बट अगर ये कॉइन अनबायस्ड रहा, अगर ये कॉइन सॉरी अगर ये कॉइन बायस्ड रहा, अगर ये कॉइन बायस्ड रहा, मैंने क्या किया कि एक कॉइन है, यहाँ पर हेड है और इसके पीछे में टेल है, इसके पीछे में टेल है, मैंने इस साइड में एक मेटल का टुकड़ा इसके ऊपर रख दिया, चिपका दिया फेविकॉल से। अब मैं अगर इस कॉइन को टॉस करता हूं तो जिस साइड में वेट ज्यादा होगा ग्राउंड की तरफ वो आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ज्यादा चांसेस रहेंगे कि टेल ऑकर होगा, ज्यादा चांसेस रहेंगे कि टेल ऑकर होगा। तो ऐसे वाले केस में सर इवेंट जो होंगे वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे, जब बायस्ड रहेंगे तो इक्वली लाइकली नहीं होंगे।
इक्वली लाइकली का कंडीशन तभी बनेगा जब हमें फेयर का कंडीशन बन रहा हो, जब हमें फेयर का कंडीशन बन रहा हो। क्लियर हुआ? एग्जॉस्टिव, ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम जितने भी आउटकम्स होते हैं, अगर मैं उन सभी को कंसीडर कर लूं तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनाते हैं, है ना? वो एग्जॉस्टिव, इट मींस सिंपली हमें बात की जा रही है किसकी? सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस की बात की जा रही है ना। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, सर एक कॉइन को टॉस करोगे तो हेड एंड टेल आएंगे, तो दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट, ये जो है ना एग्जॉस्टिव इवेंट बनाएगा, क्योंकि सर ऑल पॉसिबल यही दोनों थे, मैंने इन दोनों को कंसिडर कर लिया। जैसे मैंने एक डाई को रोल किया, डाई में रोल करेंगे तो 6 एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे, इन 6 इवेंट को मिला दिया तो मुझे सर सैंपल स्पेस बन जाएगा। अगर मैं किसी भी एक भी इवेंट को छोड़ देता हूं तो सर वो सैंपल स्पेस नहीं बनाएगा, इट मींस वो सारे एग्जॉस्टिव इवेंट हमने कंसिडर नहीं किए। नाउ फेवरेबल इवेंट, नाम से ही पता चल रहा है फेवरेबल, जो हमारे फेवर में होगा। जो हमारे फेवर में नहीं है वो हमारा फेवरेबल इवेंट नहीं होगा। जैसे मैंने एक डाइस को रोल किया और हमारी इच्छा इवेंट में ऐसी है कि 6 आए, अकरेंस ऑफ 6। अगर 6 आता है तो वो हमारा फेवरेबल इवेंट होगा, और 6 नहीं आता है तो वो हमारा फेवरेबल इवेंट नहीं होगा, है ना। आउटकम्स व्हिच मेक नेसेसरी द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड एज फेवरेबल इवेंट। जैसे मैंने 2 डाइस को रोल किया है एंड 2 डाइस को रोल करने के बाद मैंने बोला कि सम 5 होनी चाहिए, सम 5 होना चाहिए उसका। तो सर सम 5 होने के लिए क्या क्या होंगे हमारे पास फेवरेबल कंडीशन? सम 5 होने के लिए आइदर 1 4 हो जाए, 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए, या फिर 4 1 हो जाए। इनके अलावा और कोई कंडीशन 2 डाइस के केस में तो बनेगा नहीं, है ना। सो 5 5 5 5, सम 5 के लिए ये 4 कंडीशंस है that are the favorable to given condition sum is equal to 5. Okay, now we will exhaustive, equally likely. No, it is not necessary that it will be equally likely. आप जो बोल रहे हो ना कि एग्जॉस्टिव सर इक्वली लाइकली होगा, ये जरूरी। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा कि वो सबके सब इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले होंगे। अगर मैं एक कॉइन की ही मैं बात कर लूं और एक कॉइन को मैंने 2 केसेस में बांट दिया कि एक कॉइन है, ऐसा कॉइन है जो फेयर कॉइन है ना। फेयर कॉइन है तो सर फेयर कॉइन को भी टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड आएगा और टेल आएगा। अगर वो अनफेयर कॉइन है, अनफेयर मतलब बायस्ड, अनफेयर का मतलब बायस्ड, ओके, एंड फेयर का मतलब अनबायस्ड, अनबायस्ड, ओके। तो सर अगर बायस्ड कॉइन है तो सर बायस्ड कॉइन में भी तो हेड एंड टेल आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बायस्ड बोला, एक कॉइन लिया, हेड एंड टेल मैंने लिखे हैं यहाँ पर, और मैंने इस साइड में मेटल का टुकड़ा चिपका दिया, तो सर टेल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सर बायस्ड हो जाएगा। तो बायस वाले में भी तो हेड एंड टेल ही आएंगे। लेकिन सर फेयर वाले में ना, फेयर वाले में ना इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, फेयर वाले में इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी p तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - p, दोनों का समेशन 1 होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर 0.2 लो तो यहाँ पर 0.8 आएगा, यहाँ पर 0.7 लो तो यहाँ 0.3 आएंगे, बायस्ड। दोनों के लिए एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? सर दोनों के लिए एग्जॉस्टिव इवेंट हेड एंड टेल ही है। दोनों के लिए एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? सर दोनों के लिए एग्जॉस्टिव इवेंट हेड एंड टेल ही। क्लियर हुआ? एग्जॉस्टिव इवेंट सारे जो भी पॉसिबल इवेंट है उन सबको एक इंक्लूड करना एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाता है। यस, ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेन डायग्राम का यूज करूंगा। सेट थ्योरी में हम लोग वेन डायग्राम एक्चुअली पढ़ते हैं 11th 12th स्टैंडर्ड में। यहाँ पर मैंने 2 सेट्स लिए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और मैंने यहाँ पर U लिखा है। U इट मींस यूनिवर्सल सेट, जहां पर इन दोनों को कंसीडर किया गया है। इन सभी का कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे। क्या ये दोनों सेट में कुछ कॉमन है? क्या इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है? यस, यहाँ पे मुझे कॉमन पार्ट दिख रहा है। क्या आपको पता है इस कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलिए। प्रोबेबिलिटी में इन सब चीजें काम में आनी। यस, इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन। तो ये जो इंटरसेक्शन है वो किनका है? सर ए एंड बी का है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल है ना, ये इंटरसेक्शन
प्रोनाउंस करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और वेन डायग्राम बनाता हूँ। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए और बी, और ये उसका यूनिवर्सल सेट मतलब सैंपल स्पेस यहाँ से मिलेगा। अब मैंने क्या कंसिडर किया, मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ ए का पार्ट भी, और मैं बी का पार्ट भी कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं ए और बी दोनों के पार्ट इंक्लूडिंग कॉमन पार्ट सब कुछ कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जवाब देते रहोगे, हाँ यूनियन। ओके, इसको हम लोग यूनियन बोलेंगे। और ये जो यूनियन है उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है ये यूनियन का सिंबल। ओके, तो ये दोनों ही सेट जो आपको दिख रहे हैं ए एंड बी, इसके बारे में एक स्पेसिफिक टर्म्स में मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों ही सेट जो है एक दूसरे से ज्वाइंट है। ये दोनों ही सेट जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट है। और हमें सर ये भी चीजें समझ में आनी चाहिए इसमें कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पे सेट ए और सेट बी दोनों एक साथ ऑकर हो रहे हैं, दोनों ही एक साथ ऑकर हो रहे हैं। कॉमन पार्ट कुछ ना कुछ तो है ना। अब जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं उसके बारे में देखना थोड़ा। फिर से सैंपल स्पेस यू मैंने कंसिडर किया और इसमें मैंने दो सेट्स बना रहा, सेट ए और सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। आर दिस सेट ज्वाइंट और डिसज्वाइंट? ये जो सेट है वो ज्वाइंट सेट है या डिसज्वाइंट सेट है, क्या है ये भाई? सर डिसज्वाइंट सेट है। इट मींस देयर विल नॉट बी एनी कॉमन पार्ट, यहाँ पर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। अगर कॉमन पार्ट ही नहीं है तो आप बता सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी की नंबर्स कितने होंगे, नंबर्स कितने होंगे सर? नंबर्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि सर ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट बनेगा और एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, तो उनका काउंट करेंगे सर एम्प्टी है, नल है, कुछ भी नहीं है, तो उसके नंबर्स कितने होंगे? 0 होंगे, है ना। उसके नंबर्स कितने होंगे? 0 होंगे। मैं ऐसे वाले सेट्स को ए एंड बी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। और अगर डिसजॉइंट हैं तो मैं बोलूंगा कि बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ तो अकर नहीं कर सकते। यहाँ पर दोनों एक साथ अकर, यहाँ पर भी दोनों एक साथ अकर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर दोनों एक साथ अकर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसे इवेंट्स की मैं बात करूं जो एक साथ अकर नहीं कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली ऐसा बोल दूंगा, मैं डायरेक्टली ऐसा बोल दूंगा कि दोनों जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो मैं वैसे वाले केस में एन ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूंगा, वो 0 होगा और वो एम्प्टी सेट बना रहा होगा, है ना। तो सर एग्जांपल की बात कर लीजिए, एग्जांपल भी मैं दे दूं कि सपोज एक डाई को मैं रोल कर रहा हूं, मैंने बोला इवन फेस एंड मैंने बोला ऑड फेस। क्या इवन फेस एंड ऑड फेस दोनों एक साथ आ सकते हैं? इवन फेस एंड ऑड फेस दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं। लेट्स से दिस इज इवेंट ई एंड E1 एंड दिस इज इवेंट E2, और ऐसे वाले केस में अगर मैं n टाइम्स E1 इंटरसेक्शन E2 में पूछ दूं तो आप क्या बोलोगे? सर 0, क्योंकि दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। सो दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन ऑलवेज होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, इट मींस हमें एक से ज्यादा इवेंट्स की बात हो रही होगी, और इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट। अब मैंने किसी क्वाइन को टॉस किया है, मैंने एक क्वाइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद वो हेड आया। मैंने सर दूसरी बार टॉस किया, फिर से हेड आया। मैंने तीसरी बार टॉस किया, फिर से हेड आया। मैं फोर्थ टाइम टॉस किया, सर फिर से हेड आया। फिफ्थ टाइम मैं टॉस करूंगा तो यहाँ पर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है यहाँ पर? सर कुछ भी हो सकते हैं, हेड भी हो सकते हैं, टेल भी हो सकते हैं। इट मींस सर प्रीवियस में कुछ भी आ रहा होगा, उसका कोई भी इम्पैक्ट इस नए वाले एक्सपेरिमेंट के ऊपर में नहीं हो रहा है। इट मींस टॉसिंग ऑफ कॉइन में जब मैं एक बार टॉस करता हूँ, दो बार टॉस करता हूँ, मैं कितनी बार भी टॉस करता हूँ, ये टॉसिंग ऑफ कॉइन क्या हुआ सर? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रीवियस इवेंट्स। जो प्रीवियसली ऑकर हुआ है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। इन चीजों को हमें समझना है। ओके,
तो ऐसे वाले केस में जब भी हमसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग ऐसे वाले केस में बोलेंगे पी ए टाइम्स पी बी, पी ए टाइम्स पी बी, ठीक है। और प्रीवियसली जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले की मैं बात कर रहा था, वहां पर सर नंबर 0 हो रहे थे, तो ऐसे वाले केस में जब मुझसे कोई पूछेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसे वाले केस में ये 0 लेकर आऊंगा, क्योंकि सर एम्प्टी है, कॉमन पार्ट कुछ नहीं है इंटरसेक्शन, यहाँ पे कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट में सर फिर आपने ये क्यों लिख दिया, मल्टीपल कैसे कर दिया, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया कि मल्टीपल ही क्यों करना है, ऐड क्यों नहीं किया है इसमें। अब देखो कि सर अगर मैं एक कॉइन वाला केस ले लूं, एक कॉइन वाला केस, वॉइस कट रहा है, चेक कर दो एक मिनट, इज इट ऑडिबल नाउ? अब ठीक है, अब सही है, ठीक है, ओके। अब मैं एक कॉइन की मैं बात करूं, नो वॉइस, फिर से चंद्र, नो, ओके ओके फाइन। अब मैं एक कॉइन की मैं बात करूं, एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो हेड एंड टेल आते, मैंने टू कॉइन की मैं बात, टू कॉइन को है तो सर हेड एंड टेल दोनों आएंगे, तो हेड आ रहे हैं सर, टेल आ रहे हैं, हेड एंड हेड आ रहे हैं, ऐसा भी होता है ना सर, टेल एंड हेड आते हैं, ऐसा भी होता है, एंड टेल आते हैं, ऐसा होता है। ये तो टू कॉइन की बात। हमने जब इंडिपेंडेंट इवेंट की बात की तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है, रिपीट कब होगा, जब सर मैं एक ही कॉइन को टू टाइम्स टॉस करता हूँ, एक ही कॉइन को टू टाइम टॉस करता हूँ। सर फर्स्ट टॉस में हेड आ रहे हैं, सेकेंड टॉस में भी हेड आ रहे हैं, फर्स्ट टॉस में हेड आ रहा है, सेकेंड टॉस में टेल आ रहा है, फर्स्ट टॉस में टेल आ रहा है, सेकेंड टॉस में हेड आ रहा है, फर्स्ट टॉस में भी टेल आ रहा है, सेकेंड टॉस में भी टेल आ रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनेगा। एक कॉइन को टू टाइम टॉस करूं या टू कॉइन को वन टाइम टॉस करूं, दोनों सेम ही सैंपल स्पेस बना रहे हैं। लेकिन सर इस वाले केस में अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि फर्स्ट वाले में मुझे हेड चाहिए, फर्स्ट वाले में हेड चाहिए, फर्स्ट कॉइन को मैं वन से नाम दे देता हूं, फर्स्ट वाले में मुझे हेड चाहिए, एंड सेकेंड वाले में मुझे टेल चाहिए, सेकेंड वाले में मुझे टेल चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटरसेक्शन है, एंड की मैंने बात किया है इसलिए इंटरसेक्शन है ना, तो एंड की बात करने से इंटर, तो फर्स्ट वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/2, सेकेंड वाले में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो देखो ये 1/4 बन रहा है। आप ऐसे यहां से ऑब्जर्व कर लो, सर यही वो इवेंट है जहां पे, यही वो इवेंट है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आउट ऑफ 4 कंडीशन एक ही ऐसा कंडीशन है जो हमारे रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा है। इट मींस पी फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी, सर सेम आएगी, आउट ऑफ 4 देयर इज ओनली वन इवेंट। देखो दोनों रिजल्ट वेरीफाई हुआ ना, सो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट रहे तो। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट को सिंपली दो तरीके से डिनोट किया जाता है, दो या तीन तरीके से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट वन, सर इसके ऊपर डैश लगा लो और इसके ऊपर बार का सिंबल लगा लो और इसके ऊपर सी का सिंबल लगा लो, और दीज आर सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ई कोई इवेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट ई डैश। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि जितने भी पार्ट ई में है उसके आउटसाइड का पार्ट सभी के सभी कंसीडर होंगे कॉम्प्लीमेंट में। सो ये एक यूनिवर्सल सेट है यू और ये एक सेट है ई, ये एक सेट है ई, मैं थोड़ा सा तरीके से लिख दूं अंदर, ये सेट है ई। तो अगर मैं ई डैश की मैं बात करूं तो सर ई डैश कहाँ होगा, ई डैश आउटसाइड ऑफ ई होंगे, है ना, ई डैश जो होंगे वो आउटसाइड ऑफ ई होंगे, लेकिन सैंपल स्पेस में ही होने चाहिए, सैंपल स्पेस के बाहर तो जाएगा नहीं, सैंपल स्पेस के बाहर तो वो जाएगा नहीं। तो ये जो आपको आउटसाइड दिख रहे हैं वो ई डैश है, आउटसाइड जो दिख रहे हैं वो ई डैश है। तो ई और ई डैश अगर मैं दोनों को मिला दूं, एन ई और एन ई डैश, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एन एस, उस यूनिवर्सल सेट जो सैंपल स्पेस बना रहा है उसमें जितने एलिमेंट है उन सबको काउंट करेगा। अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी से रिलेट नहीं किया मुझे, अभी मैंने जस्ट सेट थ्योरी की बात की है यहाँ पर कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हैं दोनों को ऐड कर दो तो मुझे वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे सैंपल स्पेस में होंगे। क्लियर? ओके।
अब हम लोग आते हैं बेसिक डेफिनेशन। एक होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एक होता है हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये जो डेफिनेशन मैंने दिया है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की। सर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस 11-12 के एग्जाम्स में आते हैं और इसके क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पूछने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि सर इन सब चीजों को अवॉइड किया जाता है, हमेशा आइडियल केस लिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, कितने टाइम टॉस किया सर? 100 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ, एक कॉइन को 100 टाइम टॉस कर रहा हूँ। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक कॉइन को 100 टाइम टॉस किया है। तो 100 टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो मैं उसमें काउंट कर रहा हूँ कि कितने हेड आए और कितने टेल आए। मैंने ये ऑब्जर्व किया 100 टाइम्स टॉस करने के बाद कि सर इसमें 58 टाइम्स हेड आ रहे हैं एंड 42 टाइम्स टेल आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट है ना, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, जरूरी थोड़ी है कि दोनों इक्वल इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए, जरूरी नहीं है ना। ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि मैंने बोला कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने एक कॉइन को 100 टाइम टॉस कर रहा हूँ तो हेड 58 टाइम्स आया और टेल 42 टाइम्स आया। तो ऐसे वाले केस में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछेगा तो मैं बोलूंगा इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, हेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। सर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो कितनी टाइम ऑकर हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को कितनी बार परफॉर्म किया गया है, 100 टाइम्स। तो ये हमें रिजल्ट दे देगा 0.58। ओके, एंड अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूं तो ये बोल देंगे 42/100 दैट इज 0.42। इन दोनों को ऐड करोगे आपको 1 आएगा, क्योंकि सर इन दोनों के अलावा और कोई इवेंट नहीं होता है। अगर मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे इवेंट को कंसीडर करते हुए उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लूं और सबको ऐड करूं तो सर वो ऑलवेज 1 निकल कर आएगा। ये चीज भी हमारे बेसिक में क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात। ओके, अब हमारा कंसिडरेशन क्या होता है कि जैसे मैंने एक पॉइंट को 100 टाइम टॉस किया, नहीं, अब मैं टॉसिंग ऑफ कॉइन जो है ना, टॉसिंग ऑफ कॉइन जो है वो इनफाइनाइट कर देता हूँ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम्स। अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स टॉस करूं तो हमारा ऐसा कंसिडरेशन होगा, ये ट्रू नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ऐसा कंसीडर किया कि ये जितनी टाइम्स आएगा उतनी ही टाइम्स ये भी आएंगे। अगर मैं इनफाइनेटली मेनी टाइम्स रोल करता हूं, मैंने ऐसा कंसीडर किया कि हेड उतने ही टाइम्स आएंगे जितने टाइम्स टेल आएंगे, दोनों को मैंने इक्वल स्पेस में लिया है। तो ऐसे वाले केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड काउंट करूं तो सर अगर ये x टाइम्स है तो ये भी x टाइम्स आ रहा है, x टाइम्स टोटल कितने टाइम्स है सर, x प्लस x, तो ये बन जाएंगे 1/2। उसी तरीके से अगर मैं टेल का काउंट करूं तो सर टेल कितने टाइम्स है सर, x टाइम, टोटल कितने टाइम्स है x प्लस x, सो दिस इज अगेन 1/2। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन दिया गया है दैट इज द प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल डेफिनेशन। ओके, तो ये थियोरेटिकल पार्ट है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑब्वियसली ट्रू नहीं होता है। थ्योरेटिकल चीज ऑब्वियसली ट्रू नहीं होता है। आप 1000 टाइम कर लो ना, बहुत ही रेयर केस होगा कि जब आपको दोनों हेड एंड टेल इक्वल इक्वल टाइम्स दिखेगा। आप 10,000 टाइम्स भी कर लो ना, बहुत ही रियल केस होगा कि आपको दोनों इक्वल इक्वल टाइम दिख जाए। लेकिन हम ऐसा कंसिडरेशन कर रहे हैं थ्योरी के टर्म में कि कॉइन फेयर है तो दोनों इक्वल इक्वल टाइम अपीयर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल होगी, ये थ्योरेटिकल टर्म्स। तो किसी भी टर्म्स की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं NE/NS, NE क्या है सर, वो इवेंट कितनी टाइम ऑकर हो रहा है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट E। NS क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन सभी को, मतलब सैंपल स्पेस में जितने इवेंट है उन सभी का काउंट लिखो, ये दे देगा आपको प्रोबेबिलिटी। ओके, अब जैसे कि हमने सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर रखा है कि एक डाई को रोल करते हैं तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन मिलता है वो 1 to 6 तक का ऑब्जर्वेशन मिलता है। मैंने ई एक इवेंट को कंसीडर किया है जिसमें नंबर ग्रेटर देन 4 आता हो, तो सर ई की वैल्यू हो गई 5 6। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पीई की वैल्यू क्या होगी, पीई की वैल्यू क्या होगी? 2/6, 2/6 इट मीन्स 1/3।
1/3। ओके, अब मैंने बोला कि सर ई कॉम्प्लीमेंट मतलब सर ये जो इवेंट कंसीडर किया है उसको नहीं लेना है। अगर उसको नहीं लेना है तो ई बार में कौन कौन से इवेंट होंगे? सर ई बार में हो जाएंगे 1 2 3 4, ये इवेंट होंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4/6, इट मीन्स आंसर आ जाएंगे 2/3। अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखो तो सर 1/3 प्लस 2/3 दोनों की वैल्यूज कितनी है? 1। हमने ये ऑब्जर्व किया था कि एन ई प्लस एन ई बार इन दोनों को ऐड किया जाए तो वो ऑलवेज एन एस के इक्वल होता है। तो मैंने बोला पूरे इक्वेशन को एन एस से डिवाइड कर लो, तो हम लोग बोलेंगे एन ई अपॉन एन एस प्लस एन ई बार अपॉन एन एस इज इक्वल टू 1। तो सर ये क्या है? दिस इज द डेफिनेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इज इक्वल टू 1। सो सिंपली हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि पी ई बार की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पूछा हो तो 1 माइनस पी ई लिखकर भी हम इस प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं। सो अगर इसी क्वेश्चन को मुझे उस तरीके से करना हो तो मैं लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज 1/3, सो 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। मैंने दोनों ही तरीके से समझाने की कोशिश की। क्लियर हुआ सबको? जी। अब थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद बेसिक वाला टर्म्स को थोड़ा से पेंडिंग रखेंगे। हाँ, सबसे पहले मैंने ज्वाइंट वाला सेट कंसीडर किया, ये यूनिवर्सल है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर मैं इन ए यूनियन बी की मैं बात करूं, ए एंड बी दोनों को मिलाकर कितने नंबर्स हो रहे हैं? ए में 5 है, बी में मान लो 6 है, दोनों को मिलाकर कितने हो रहे हैं? तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कुछ तो कॉमन पार्ट भी है। अगर मैं ए को कंसीडर करता हूं तो सर आप इस पूरे को कंसीडर करोगे, मैंने इन ए लिख लिया। अगर आप बी को कंसीडर करते हो, अगर आप बी को कंसीडर करते हो तो आप ये पूरा पार्ट लोगे, ये पूरा पार्ट लोगे। तो मैंने प्लस एन बी भी लिख लिया है यहाँ पर। अब आपका ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि ए यूनियन बी किसको बोला गया था? सर ए यूनियन बी इन दोनों ही पार्ट को इंक्लूड करके बोला गया। तो जब हम इंक्लूड कर रहे हैं एन ए और एन बी को, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, जब मैं ए को कंसीडर कर रहा था तो उस टाइम पे भी लिया, जब मैंने बी को कंसीडर कर रहा था तो उस टाइम पे भी ले लिया। इट मीन्स वन टाइम मोर कंसिडरेशन है ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट का, कॉमन वाले पार्ट। इट मीन्स ए यूनियन बी में जब भी हमें एन ए प्लस एन बी लिखना होगा तो मुझे ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा एन ए इंटरसेक्शन बी का। अब अगर मैं इसी को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसमें से मैं केस ए लेता हूं। मैंने ऐसा बोल दिया कि इवेंट जो है ए एंड बी जो इवेंट है डेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? जब डिसजॉइंट सेट बन रहे होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? जब डिसजॉइंट सेट बन रहे होंगे। ये सेट ए है और ये सेट बी है। इज देयर एनी कॉमन पार्ट? नो सर, देयर इज नो एनी कॉमन पार्ट। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अगर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो कॉमन पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर कॉमन पार्ट इम्पॉसिबल इवेंट बनाएगा और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर इंटरसेक्शन पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो पी ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? सर सिंपली पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी बन जाएंगे। एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? देखो, वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दे देगा। ये तीनों प्रोबेबिलिटी वो आपको दे देंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट,
ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे ऐसे आपको पूछेंगे। अगर मुझे ऐसा दिख गया कि पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी के इक्वल है, हम डायरेक्टली ऐसा बोल देंगे कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी जीरो होना चाहिए, वो जरूर से जरूर जीरो होगा तभी ये दोनों इक्वल होगा, और ऐसे वाले केस में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बोलेंगे। सेकेंड वाला केस है इसमें, सर अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में कॉमन पार्ट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट में कॉमन पार्ट हो सकते हैं। सो वैसे वाले केस में पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो होती है पी ए इंटू पी बी होती है, पी ए इंटू पी बी होती है। अगर पी ए इंटू पी बी हुई तो हम लोग पी ए यूनियन बी की बात कैसे लिखेंगे? सर पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। अब घर पे आराम से सोचना कि अगर कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है, तो क्या हो सकता है? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहा तो ए इंटरसेक्शन बी जीरो होते हैं, और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रहा तो ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी रहा। इट मीन्स अगर दोनों होता है तो पी ए इंटू पी बी की वैल्यू जीरो की इक्वल होगी। सर पी ए इंटू पी बी जीरो तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक इवेंट जो हो वो इम्पॉसिबल हो, इन दोनों में से कोई एक इवेंट जो हो वो इम्पॉसिबल हो। ये चीजें समझ में आ रही है आपको? लास्ट वाला स्टेप, अगर दोनों ही रहता है तो यस। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हम बाद में आएंगे क्योंकि अपने को पहले वर्क करना है। फिनिश किया था क्या मैंने? वो कॉम्प्लीमेंट्री फिनिश कर दिया था ना? हाँ ये तो फिनिश कर दिया था मैंने, बता ही दिया ये। ओके चलो, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन बताऊंगा, है ना? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सिर्फ डिफिनीशन बताऊंगा मैं, यहाँ पर आपको ये चीज नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं मैं उसके लिए मेथड जो यूज करता हूँ, दैट मेथड इज कॉल्ड एज ट्री मेथड, और मुझे ये मेथड ही सबसे ज्यादा पसंद है। अननेसेसरी मैं फार्मूले में ना स्टूडेंट्स को उलझाना चाहता हूँ ना खुद उलझना चाहता हूँ। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा ट्री मेथड से सॉल्व किया करेंगे, और हम लोग उस मेथड पे सेपरेटली कमांड कर लेंगे कि हम ट्री कैसे बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाउएवर डिफिनीशन जरूरी है, इसलिए डिफिनीशन के तौर पे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में मान लो कि दो ही इवेंट है ए एंड बी, दो इवेंट है ए एंड बी सैंपल स्पेस इसके अंदर में, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट है ए एंड बी। अगर ए का ऑकरेंस बी को इफेक्ट करता या फिर बी का ऑकरेंस ए को इफेक्ट करता, इट मींस सर दोनों के दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंक्ड है मतलब ऑकरेंस ऑफ वन इज अफेक्टिंग द ऑकरेंस ऑफ बी। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी ए का बोलेंगे और एक कंडीशन डाल देंगे कि बी की प्रोबेबिलिटी अगर बी ऑलरेडी ऑकर कर चुकी है या नहीं ऑकर कर चुकी है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर ऐसा, पी ए एक लाइन बनाई है मैंने, बी लिखा हुआ, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी हैपेंड। अगर बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसी को हम लोग ऐसा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज गिवन। बी इज गिवन, अगर बी दिया हुआ है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखो समझने की कोशिश करना, मैं इस चीजों को वेन डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये यूनियन पार्ट है और यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इसलिए मैंने कॉमन पार्ट भी लिया है। ये ए एंड बी है। मैंने बोला कि मुझे ए की प्रोबेबिलिटी बताओ जब बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है। मुझे ए की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है। ओके, बी ऑलरेडी हैपन हुआ है, तो सर बी ऑलरेडी हैपन हुआ है, इट मींस ये वाला पार्ट है, ये दिया हुआ है कि ये वाला पार्ट है। अगर बी ऑलरेडी हैपन हुआ है तो उसमें कितना पार्ट ए का ऑकर हुआ है? सर ये वाला पार्ट ए का ऑकर हुआ है। सो अगर मुझे ऐसे वाले केस में पी ए गिवन बी पूछ रहा हो तो सर बी में ए का कितना पार्ट है?
सर बी में ए का पार्ट निकालने के लिए मुझे ए इंटरसेक्शन बी कर लेना चाहिए, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कौन सा काम करेगा, ये पूरा या सिर्फ ये। सर जब बी दिया हुआ है तो बी के अंदर से ही तो पार्ट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग इंटरसेक्शन, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, पी बी लिख लूंगा, पी बी लिख लूंगा। क्लियर हुआ सबको? अगर यही मुझे बी ए पूछा होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो सर ए सैंपल स्पेस बनाता, मैं यहाँ पर ए लिख देता और ऊपर में क्या आएंगे, कॉमन पार्ट आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। क्लियर हुआ सबको? नो वॉइस। अब आ रहे हैं? ओके, चलो मैं रिपीट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये चीज बोला है, पी ए फॉर गिवन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए गिवन बी प्रोनाउंस कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज गिवन। ओके, इसको ऐसे प्रोनाउंस, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये चीज देखिए। पी ए फॉर गिवन बी, बी ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें ए कितना हैपन हुआ है, सर ये कॉमन वाला पार्ट जो है उतना ही ए हैपन हुआ है, वो बी में हुआ है, तो ये जो बी है वो सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा, और ए में बी में ए जितना ऑकर हुआ है वो हमारा इवेंट में कंसीडर होगा। सो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। उसी तरीके से पी बी फॉर गिवन ए पूछ रहा हूं, तो सर ए दिया हुआ है, इट मींस ए सैंपल स्पेस बनाएगा, ए सैंपल स्पेस बनाएगा, उसमें बी कितना ऑकर हुआ है, सब बी ये कॉमन वाला पार्ट ऑकर हुआ है, सब पी ए इंटरसेक्शन बी। सो ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, पी ए फॉर गिवन बी, पी बी फॉर गिवन ए। क्लियर? यस, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, पी ए प्लस पी ए डैश, है ना, probability of a event and its complement is always equal to 1, is always equal to 1. This is called as rule of subtraction. Next one is rules of multiplication. Rule of multiplication, p a intersection b की जो वैल्यू होती है probability of a times probability of b given a, या फिर आप इसी को ऐसा लिख सकते हो, probability of a intersection b is p a into p pb, यहाँ पे पी बी लिख लीजिए, पी ए वाला ऊपर तो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पी बी लिख लेता हूँ, पी बी टाइम्स पी ए गिवन बी। आपको ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखे थे ना, यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आप इसी को देखो मल्टीपल कर लो, पी ए इंटरसेक्शन भी ये इसमें मल्टीपल हो गया, पी ए इंटरसेक्शन भी ये इसमें मल्टीपल हो गया, दोनों ही रिजल्ट जो वहां पे लिखे गए हैं मल्टीप्लीकेशन वाले, वो उसी से लिए गए हैं, उसी से लिए गए, ये वाले रिजल्ट और ये वाले रिजल्ट जो मैंने ऊपर बताया। अब मैंने ऐसा बोल दिया कि ए एंड बी जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो क्या ए का ऑकरेंस बी को इफेक्ट करेगा या फिर बी का ऑकरेंस ए को इफेक्ट करेगा? नहीं। तो सर बी तो अपनी मर्जी से ऑकर कर रहा है, तो इस वाले केस में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे, सर पी ए टाइम्स पी बी। सर पीबी क्यों मल्टीपल किया, क्योंकि ए का ऑकरेंस बी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो तो जैसे भी वो ऑकर तो करना ही है उसको, तो पी ए टाइम्स पीबी, पी ए टाइम्स पीबी, है ना। ये भी मैंने आपको बता दिया, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर एडिशन रूल जो है वो इस वाले कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट रहा तो पी ए इंटू पी बी लिख दोगे, इल्स हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए टाइम्स पी बी अपॉन ए, या पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी बी टाइम्स पी ए अपॉन बी लिखकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नो, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। हम लोगों ने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया सर वैसा वाला क्वाइन वाला, नहीं किया। सर आपने डाइस का क्वेश्चन नहीं कराया, नहीं कराया। आपने कार्ड्स के क्वेश्चंस नहीं कराए, नहीं कराए। मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे जो काउंट होंगे वो हमारा किस में काउंट हो जाएगा, किसमें, एप्टीट्यूड में, है ना, एप्टीट्यूड में। सर ये वाला कब कराओगे, मैं जरूर कराऊंगा इनके बेस पे भी क्वेश्चन, लेकिन इसको कराने से पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा पी एंड सी, परमुटेशन एंड
कॉम्बिनेशन, है ना। तो जब मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम पे क्वाइन, डाइस, कार्ड, ये सबके क्वेश्चंस मैं आपको करवाते चला जाऊंगा पीएनसी को पढ़ाने के बाद। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंजीनियरिंग मैथ के सिलेबस में है। पहले मैं उसको फिनिश कर लूं। हम लोगों ने जब डेटा की बात की थी, ट्री मेथड पे हम लोग वापस आएंगे, ट्री मेथड पे वापस आएंगे चंद्र, उसको छोड़ेंगे नहीं, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम उसको सेपरेट बताएंगे, ठीक है। जितनी बेसिक हमें जरूरत थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने की, जितनी बेसिक जरूरत थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, उतनी बेसिक हमने पढ़ ली। अब उस बेसिक का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, बस इतना ध्यान। तो वहां पर हमने दो तरीके के डेटा ही बात किया है। सर आप घर अभी घर करेंगे नहीं भाई, अब मैं वापस बेंगलोर आ गया हूँ, वापस बेंगलोर आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। हम लोगों ने जो डिफिनेशंस पढ़ रहे थे उसमें दो टाइप के डेटा की बात कर रहे थे, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। अब हम लोग बात करें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही वर्ड आए ना, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा एक टर्म रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ये रैंडम वेरिएबल कोई बताएगा? व्हाट इज दिस रैंडम वेरिएबल? वेरिएबल तो पता है सब कुछ भी यूज करते हैं, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ यूज करता है। रैंडम वर्ड सर, रैंडम और वेरिएबल दोनों मिल गए। रैंडम का मतलब जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, क्या आएगा वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पहले से कि हेड ही आएगा या टेल ही है। हम लोग जस्ट अपना व्यू दे देते हैं कि हाँ मुझे हेड चाहिए, दैट इज माई डिजायर, है ना। वो हमारा फेवरेबल है कि हेड आएगा, लेकिन वो रैंडम होता है, कुछ भी आ सकता है। मैंने चाहा वही आएगा ये जरूरी नहीं, इट मीन दैट आर रैंडम। अब उस रैंडम इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। ओके, इन जनरल किसी भी रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल जेड। हम ऐसे यूज क्या करेंगे रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट्स से एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है जिसमें मैं कुछ यूज कर रहा हूं उन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ध्यान से सुनना, रोलिंग अ डाइस, occurrence on top when roll a dice। अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो उसमें जो टॉप पे ऑकर होता है, मैं उसको इस रैंडम वेरिएबल में कंसीडर कर रहा हूं। तो इस रैंडम वेरिएबल एक्स में कौन कौन से इवेंट आएंगे, इस रैंडम वेरिएबल एक्स में कौन कौन से इवेंट आएंगे? सिंपल है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सो आपको ये रैंडम वेरिएबल है और ये एक्स आई क्या है सर? ये इवेंट है, ये इवेंट्स है, दीज आर इवेंट्स। ये सब के सब इवेंट्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, दीज आर द इवेंट्स। ओके, तो देयर आर 6 इवेंट। रैंडम वेरिएबल आपको क्लियर हो गया, रैंडम वेरिएबल क्या है, इवेंट क्या है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं फंक्शंस बनाऊंगा एंड उसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के टर्म में। सो p प्रोबेबिलिटी के लिए डिनोट होता है, रैंडम वेरिएबल x है, उसका कोई इवेंट है xi, xi, x1, x2, x3 ऐसे है सर, डिस्क्रीट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी को मुझे लिखना है, तो वो प्रोबेबिलिटी किसी टाइप का फंक्शन हो सकता है। जैसे मैं एक डाइस को रोल करूं और डाइस को मैं बोलूं कि फेयर डाइस है, तो कोई भी इवेंट ले लीजिए, चाहे वो x इज इक्वल टू 1 ले लो या फिर x इज इक्वल टू 2 ले लो, कोई भी इवेंट ले लो, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इन सभी के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलिए जरा। फेयर फेयर सर सबके लिए 1/6 होगी, है ना, सबके लिए 1/6। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि सर एक फंक्शन बन रहा है xi का जो कि 1/6, प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन बन रहा है वो कैसा फंक्शन बन रहा है सर? 1/6 बन रहा है, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। इट मीन्स हमें जो भी बन रहा होगा वो एक फंक्शन बन रहा होगा, वो एक फंक्शन बन रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर xi लिख लिया, जो रैंडम वेरिएबल है वो मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिख लिया करूँ fx xi, है ना। अब xi कितने इवेंट्स हो सकते हैं? डाइस की बात मत बोलना, कितने इवेंट्स हो सकते हैं सर? इनफाइनेटली मेनी। डाइस में तो 6 होंगे, लेकिन ऐसे कितने हो सकते हैं? इनफाइनेटली मेनी, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने एक रैंडम वेरिएबल x लिया है जिसमें मैं काउंट कर रहा हूं, किसको काउंट कर रहा हूं? काउंट ऑफ टॉसिंग,
काउंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टिल हेड कम्स, टिल हेड कम्स। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने सर फर्स्ट टाइम टॉस किया, मुझे हेड मिल गया, तब तो मैं यहाँ पर रुक जाऊं। लेकिन मैं अगर फर्स्ट टाइम टॉस किया और वो टेल आया तो सर मुझे दूसरी टाइम भी टॉस करना पड़ेगा। दूसरी टाइम टॉस किया तो मुझे सर हेड आया, तब तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन अगर फिर से टेल आया तो सर मुझे फिर से टॉस करना पड़ेगा, वो थर्ड टाइम। और ये क्वांटिटी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, है ना। कंडीशन मैंने डाल रखा है ना, मुझे तब तक टॉस करते जाना है जब तक कि मुझे हेड नहीं आ जाए। तो रैंडम वेरिएबल मैंने ऐसा डिसाइड किया, ऐसा बनाया, जिसमें मैंने देखा कि रैंडम वेरिएबल इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ले रहा है। तो एक्स आई में आई जो होगा वो वैल्यूज 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 अप टू, सो वो डिपेंड करेगा फाइनाइट है इनफाइनाइट है कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब इसमें मैंने फर्स्ट कंडीशन डाल दी, ये फंक्शन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज कितनी होगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी? यस। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1? सर प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। आइदर 1 के इक्वल होगा या 1 से कम होगा। अगर श्योर इवेंट है तो 1, अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0। ओके, अगर ये दूसरा वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज काफी होता है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने किसी भी रैंडम वेरिएबल के अंदर जितने भी इवेंट आते हैं उन सभी इवेंट को कंसीडर किया है। इट मींस एग्जॉस्टिव इवेंट्स मैंने लिए हैं। उन सभी इवेंट्स को मैं अगर कंसीडर कर लूं, सभी को कंसीडर कर लूं, उन सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेगी? 1 लेस देन 1 0, क्या मिलेगा मुझे? जितने भी इवेंट है मैं सारी की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहा हूँ सर। ऐड करने के बाद वो क्वांटिटी मुझे 1 मिलेगी, वो क्वांटिटी मुझे 1 मिलेगी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। और इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। ओके, और इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। ये सारी चीजें ना एक ही है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। मीन वैल्यू पूछा होगा तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक्सपेक्टेशन पूछा होगा तो भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन पूछा होगा तब पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेकिन अपने को समझना है पहले कि सर वो जो मीन वैल्यूज आप लिख रहे हो ना वो आ कहाँ से रहा है और कैसे आ रहा है। ओके, चलो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं लिखा है, मींस अपने को कैलकुलेशन करना है। तो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख दूंगा। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, मैंने यहाँ पर एक्स आई उसके इवेंट को कंसिडर किया है। मैंने इसमें डाइस के रोल को कंसिडर किया है, इसलिए उसका आउटकम 1 2 3 4 5 6 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख रखी है। मैंने कंसिडर किया है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट है, इट मीन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 ऐसे ही होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 ऐसे ही होगी। अगर मुझे इन इवेंट्स का मीन वैल्यूज निकालना है तो मैं मीन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करता हूँ? सर इन नंबर का अगर मुझे मीन वैल्यूज निकालना है तो मीन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं? सर इन सारे नंबर्स का सम करते हैं आप। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड उसके बाद क्या करते हैं? सर जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा करते हैं सम अपॉन टोटल नंबर। इसी को मैं थोड़ा सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। सर 1 टाइम्स 1/6 + 2 टाइम्स 1/6 + 3 टाइम्स 1/6 + 4 टाइम्स 1/6 + 5 टाइम्स 1/6 + 6 टाइम्स 1/6। मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है, ऑब्जर्व कर लो। क्या दोनों ही वैल्यू सेम है ना? डिवाइडेड बाय 6 था तो दोनों ही वैल्यू सेम है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो लिखे गए वो इवेंट वाले पार्ट है?
वो इवेंट वाले पार्ट है। और यहाँ पे जो 1/6, 1/6, 1/6 ऐसे मल्टीपल में दिख रहे हैं, वो उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं, ये उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं, है ना। तो हम लोग मीन वैल्यूज को हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे सर? पहले तो आपको xi को मल्टीपल करना पड़ेगा, किसके साथ? उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ। x1 px1, x2 px2, x3 px3, और ऐसे ऐसे जितने भी मल्टीप्लिकेशन आएंगे उनको मुझे क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। और ये ऐड करने के बाद क्या देगा? मीन देगा। ये ऐड करने के बाद क्या देगा? मीन देगा। क्लियर हुआ? यस। तो सेम चीजें मैं यहाँ पर लिख लूंगा। मीन वैल्यूज को हम लोग डिनोट करते हैं x, अगर वेरिएबल x है तो मीन वैल्यूज को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से। मीन वैल्यूज को डिनोट करते हैं हम लोग x बार से। एक्सपेक्टेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल E इन ब्रैकेट x। x अगर वेरिएबल इवेंट है तो हम लोग ex है। मीन वैल्यू ऑफ x, रैंडम वेरिएबल क्या है? कैपिटल x है ना। रैंडम वेरिएबल क्या है? कैपिटल x है, तो हमने यहाँ पर कैपिटल x यूज किया है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कैपिटल x यूज कर ले, ई कैपिटल x। फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं μ1 डैश से, μ1 डैश से। ओके, तो ये सब सिंबल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर एग्जाम में फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन μ1 डैश की वैल्यू दी हुई है तो वो क्या हो सकती है? ये तीनों ही सेम ही चीज है। अब मैं जो आगे लिखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ यूज किया करूंगा ex का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन वर्ड ही ज्यादा यूज होता है। सो ex की वैल्यू सिग्मा xi pxi के इक्वल होंगे। उसमें जितने भी इवेंट होंगे मुझे उन सारे इवेंट को कंसीडर करना है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक को कंसीडर किया है। जैसे यहाँ पर सभी को कंसीडर करके सम 1 लेकर आए, उसी तरह यहाँ पर सभी को कंसीडर करके मल्टीप्लीकेशन करके सम करना है। दैट इज द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर x मल्टीपल किया है, x माइनस 0 xi माइनस 0 pxi, है ना। तो ये ओरिजिन के अबाउट है। अगर मैं ऐसा लिखूं xi माइनस 1 pxi, तो मैं बोलूंगा ये 1 x इज इक्वल टू 1 के अबाउट है, ये x इज इक्वल टू 1 के अबाउट। तो ये सब छोटी चीजें ये अपने को मतलब नहीं रखती, क्योंकि फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन ही मीन वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन होता है, सो इसी को ध्यान में रखना। नाउ the second part, second moment about the origin, second moment about the origin, सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन हम लोग इसको डिनोट करते हैं μ2 डैश से, और ये इक्वल होता है ई एक्स स्क्वायर के। जैसे ई एक्स फर्स्ट मोमेंट हुआ, ई एक्स स्क्वायर सेकेंड मोमेंट हुआ। ध्यान से समझ लेना मैं कैसे रिजल्ट लिख रहा हूं। जब मैं ई एक्स लिख रहा था तो मैंने क्या किया सर? सिग्मा एक्स पी एक्स लिखा था, है ना। यहाँ पर एक्स आई और यहाँ पर पी एक्स आई लिखा। ये हो गया था अपना फर्स्ट मोमेंट। सर ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये वो वेरिएबल है जो यहाँ पर से आ रहा है। तो जब भी मुझे सेकेंड मोमेंट चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ। ई एक्स स्क्वायर इज सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स आई, दैट इज सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। थर्ड वन वेरिएंस, वेरिएंस ओके। वेरिएंस हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, या फिर हम लोग VAR लिखा करेंगे। वेरिएंस की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर, सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर। ओके, तो जो सेकेंड मोमेंट हुआ, सेकेंड मोमेंट है सर ई एक्स स्क्वायर माइनस सर फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर करना है। फर्स्ट मोमेंट इट मींस ई एक्स एंड इस पूरे का स्क्वायर कर लेना है, तो वो वेरिएंस आएगा। आप मुझे बताइए कि वेरिएंस एब्सोल्यूट पॉजिटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, या वो नेगेटिव भी हो सकता है? वेरिएंस जो है वो कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा है क्या कुछ? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ओके, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। सो वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरिएंस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स एंड इट्स स्क्वायर। ओके, और ये आ गया वेरिएंस का फार्मूला, है ना, ये वेरिएंस का फार्मूला। यहाँ से हमें क्या सीखने को, यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि सेकेंड मोमेंट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर होगा। फर्स्ट मोमेंट के स्क्वायर से बड़ा, फर्स्ट मोमेंट के स्क्वायर से बड़ा या उसके इक्वल होगा, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, फोर्थ वन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की। Standard deviation, do you know the relation between a standard deviation and the variance? Variance and a standard deviation में क्या relation होता है? Anyone? Root of variance. So a standard deviation in general हम लोग इसको डिनोट करते हैं सिग्मा वाले सिंबल के साथ, और ये यहाँ पर x रैंडम वेरिएबल का नाम आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और सर किसी भी क्वांटिटी के पॉजिटिव होने के लिए या फिर डिफाइन होने के लिए अगर वो स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट के अंदर का क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन वी आर डिफाइन हियर। स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसीलिए डिफाइन करते हैं। सो समटाइम्स वेरिएंस जो है वो आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वेरिएंस हो गया, है ना। आप दोनों साइड में स्क्वायर कर लोगे तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको? अभी तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले फार्मूले की बात कर रहे हैं अपन। यस, ओके। अब देखो, चलो ये वाली चीजें बतानी है अपने को। मैं पहले कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद ही मैं चीजों को डिस्कस कर लूंगा। यहाँ स्टैटिस्टिक्स से थोड़ी रिलेट करनी पड़ेगी अपने को। 1 2 2 3 3 3 4। मैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना चाहता हूँ x की सभी वैल्यूज के लिए। x है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करूंगा, ठीक है। सो कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसमें कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं? सर 3 ही इवेंट है या 4 इवेंट है? 4 इवेंट है सर, 1 2 3 एंड 4। 1 कितनी टाइम? सर 1 ओनली 1 टाइम। 2 कितनी टाइम? सर वो 2 टाइम है। 3 कितनी टाइम्स है? थोड़ा चेंज कर लो यार, ये थोड़ा ऑड दिख रहा है। 3 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, थोड़ा चेंज कर देते हैं। 3 3 3 4 4, अब सही दिख रहा है। 2 कितनी टाइम्स है? तो सर 2। 3 कितनी टाइम्स है? 4। 4 कितनी टाइम्स है? 2। अब ईच के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इट मींस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार है एंड टोटल कितनी बार है। बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 की? मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें प्रोबेबिलिटी 1 के आने की कितनी होगी सर? टोटल कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? 2/9। 4 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/9। 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/9। आप इन सबको ऐड करके देख लो, क्या ऐड करने के बाद 1 आ रहा है? 1 + 2 3 + 4 7 + 2 9/9, दैट इज 1। ये 1 निकल कर आ रहा है। अगर मुझसे इसमें एक्सपेक्टेशन पूछा हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, सिग्मा x px। इट मींस ये रहा x, ये रहा x और ये रहा px। 1 को 1/9 से मल्टीपल कीजिए, प्लस सर 2 को 2/9 से मल्टीपल कीजिए, 2 × 2/9, प्लस सर 3 को 4/9 से मल्टीपल करना है, सो 3 टाइम्स 4/9, प्लस सर 4 को 2/9 से मल्टीपल करना है, सो 4 टाइम्स 2/9।
जब हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपको बता देना है कितना आ रहा है। 1 + 4 + 12 + 8 अपॉन 9, क्या ऐसा ही आ रहा है? 25 अपॉन 9, 25 अपॉन 9। अब देखो जरा, आप इन सबको ऐड करके भी मीन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। ये जो मैंने एक्सपेक्टेशन ऐसे फाइंड आउट किया, आप इनको ऐड करके भी फाइंड आउट कर सकते थे। 1 + 2 3 + 2 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17 + 4 21 + 4 25। सो 25 अपॉन 9, 25 अपॉन 9 आ रहा है ना सेम। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो एक्चुअली इन डेटा को शॉर्ट में लिखना सिखाता है। वो इन डेटा को शॉर्ट में, देखो ये ऐसे थोड़ी सी डेटा है तब तो मुझे ऐसा लिख रहा है, मुझे काउंट करना पड़ रहा है 3 कितने टाइम में, 4 कितने टाइम, वही मुझे सिर्फ ऐसी प्रोबेबिलिटी दे दिया तो आसान हो गया उन मीन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले के थ्रू। ओके, तो यही सब थोड़ी थोड़ी वे है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का, जिसको अपने को समझना है। ओके, अब मैंने क्या बोला ना, ये जो एक्स रैंडम वेरिएबल है, इस सारे रैंडम वेरिएबल में 5 ऐड कर लो। इस रैंडम वेरिएबल में जितने भी इवेंट आपको दिख रहे हैं उन सब में 5 ऐड कर लो। अगर मैं सब में 5 ऐड कर लेता हूं तो सर 5 ऐड किया है तो 1 + 5 सर 6 6 8 8 9 9 9 9 एंड 10। क्या किया मैंने, 5 ही तो ऐड कर रहे हैं ना, मैं 6 क्यों ऐड कर रहा हूँ? 5 ऐड करेंगे तो फर्स्ट में 6 आएगा, दूसरे वाले में 7 एंड 7 आएंगे, देन उसके बाद 8 8 8 एंड 8 एंड उसके बाद 9 एंड 9। जब आप इन सब का मीन वैल्यूज निकालोगे तो मीन वैल्यूज क्या निकल कर आएगा? मीन वैल्यूज क्या निकल कर आएगा? ये नए वाले का x + 5 का, इसकी मीन वैल्यू कितनी आएगी? देखो, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, सर हर जगह पे 5 आप ऐड किए हो ना, आप हर जगह पे 5 ही तो ऐड किए हो ना, है ना, हर जगह पे 5 ही तो ऐड कर रहे हैं। अगर सब जगह पे 5 ऐड कर रहे हैं तो सर जितनी टाइम्स 5 ऐड हुआ है उतनी टाइम्स ही तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, उतने टाइम्स ही तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये 5 ही तो बाहर ऑकर होगा। नहीं क्लियर हुआ ये? प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लियर नहीं हुआ। ओके, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जो मीन वैल्यूज हम लोग लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, x1 + x2 + x3 + up to + xn डिवाइडेड बाई n। ओके, मैंने एक y लिया है और y के बारे में मैंने बोला कि वो x प्लस किसी कांस्टेंट c के इक्वल है, किसी कांस्टेंट c के इक्वल है, मैंने ऐसा बोला y। अब मुझे y की मीन वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी मीन वैल्यू चाहिए? अब y की। अगर मैं y की मीन वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे सर x + c को ऐड करना पड़ेगा, इट मींस x1 + c + x2 + c + x3 + c + up to + xn + c डिवाइडेड बाई n। ये स्टेप समझ में आए? जब मैं y की मीन वैल्यूज निकालना जा रहा हूं तो सर x + c का एडिशन बोला है तो ये ऐड करेंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x1 + x2 + x3 + up to + xn प्लस कितने टाइम्स c आपको दिख रहा है, कितने टाइम्स c दिख रहा है? सर n टाइम्स c दिख रहा है तो n टाइम्स c लिख लिया, डिवाइडेड बाय, सर n से ही डिवाइड करना पड़ेगा, n लिख लिया। अब जब आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 + x2 + up to xn डिवाइडेड बाय n
प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एन, डेट विल बिकम सी। तो y बार की वैल्यूज ये क्या है सर, ये x बार है और ये क्या है c है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का मीन वैल्यू जो आ रहा है वो c को ऐड करने के बाद उसके मीन वैल्यूज में भी c ऐड हो जाएगा, उसके मीन वैल्यूज में भी c ऐड हो रहा है। यस, ये एक चीज समझ में आई। ओके, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर एक और समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक और समझते हैं। मैं ये सब कैलकुलेशन इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझने के हिसाब से ठीक है, अगर बार बार नोटबुक में ऐड करोगे इन सब चीजों को तो लगेगा इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। मैंने ए एक्स लिखा, मैंने वाई की वैल्यूज ए एक्स लिखा। अगर मैं y का मीन वैल्यूज फाइंड आउट करूं तो सर x जहां जहां है मुझे उसमें a से मल्टीपल कर लेना। सो ax1 प्लस ax2 प्लस अप टू axn डिवाइडेड बाई n बनेगा। मैं पूरे से a कॉमन ले लूं तो सर a कॉमन लेने के बाद सिग्मा x अपॉन n ही बचेंगे, इट मींस ax बार बचेगा। मतलब जो सर मीन वैल्यूज हैं वो भी a से मल्टीपल हो जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को समझते हुए हमने यहाँ पर एक रिजल्ट बनाया, और वो रिजल्ट क्या बनाया कि जब भी हमारे पास एक्सपेक्टेशन पूछा होगा ए एक्स प्लस बी का, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, क्योंकि बी तो सर कांस्टेंट है, अनकांस्टेंट का मीन वैल्यू वो कांस्टेंट ही आता है। उसी तरीके से आपसे अगर कभी भी किसी भी कांस्टेंट नंबर का मीन वैल्यू पूछा होगा तो मैं डायरेक्टली उसी कांस्टेंट नंबर को उसका मीन वैल्यू बोलूंगा। तो ये दो रिजल्ट तो आपने मीन वैल्यूज के लिए समझ गया और ये बुक्स में भी मिल जाता है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो वर्क करना है, मीडियन पे वर्क करना है, वो वर्क करना है, मॉड पे वर्क करना है, इन्हीं सेम रिजल्ट के लिए। तो उनको थोड़ा समझ लेते हैं पहले, ठीक है, उनको भी समझ लेते हैं। ये सब कुछ पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए मैं इन सब चीजों को मिटा रहा हूँ, कोई बार बार एक ही चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक्स कोई वैल्यूज ले ली है, लेट से 1 2 4 3 6 9, मुझे इनकी मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो सर मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा आप मुझे पहले बता दो मीडियन क्या है इसका। चलो मैं एक और डेटा लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। अब बताओ मीडियन क्या है। 1 2 4 3 6 9 10 मीडियन क्या है। 1 2 3 1 2 4 3 6 9 10 मीडियन क्या है। सब 3 बोल रहे हैं क्यों भाई। चलो देखते हैं। इज द डेटा इज सॉर्टेड, क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। नहीं। अगर सर अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो किसी भी वेरिएबल के लिए अगर मुझे मीडियन निकालना हो तो मैं पहले डेटा को सॉर्ट करूंगा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ऑलवेज ध्यान में रखिएगा कि सर मैं नंबर लाइन पे जैसे जैसे आगे जाता हूँ हमारा नंबर इंक्रीज करता है, इट मींस हमेशा मुझे ये ध्यान में रखना है कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर ले। वैसे आंसर तो दोनों से सेम मिलेगा, चाहे आप इंक्रीजिंग में ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग में, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर को अरेंज करता हूँ। सर 1 2 3 4 6 9 10 इतने ही नंबर थे। अब मैं इस डेटा को टू इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड करूंगा कि हाफ ऑफ द नंबर वन साइड एंड हाफ ऑफ द नंबर वन साइड आ जाए। तो सर टोटल डेटा कितने, 3 3 6 और एक 7। तो इसको इधर लिख लो, इसको इधर रख लो। मिडिल में क्या बचा सर, मिडिल में 4 बचा। तो मीडियन कितने आ गए सर, मीडियन आ गए 4, मीडियन आ गए 4। क्लियर हुआ, मीडियन आ गए 4 ना। एक और एग्जांपल दे देते हैं हम यहाँ पे। x की वैल्यू 1 2 4 3 6 9 7 10 है, ये वैल्यूज है। अब आपको इसका मीडियन बताना है कि मीडियन क्या होगा। इसके लिए मीडियन क्या होगा, तो सर सबसे पहले मुझे सॉर्ट करना है, सॉर्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 6 7 9 एंड 10। हाफ एंड हाफ डेटा को डिवाइड करना है। टोटल डेटा कितने हैं सर, 3 3 6 8 10 है।
तो मैं 4 इधर से ले लिया, 4 इधर से ले लिया, सर कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है ना, तो मैं दोनों के कॉमन पे चला जाऊंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा, ठीक है, और इन दोनों का मैं एवरेज ले लूंगा, एवरेज ले लूंगा, तो 4 + 6 divided by 2, that will be 5 only. So median is 5. This is the median. ये मीडियन देगा, है ना, ये मीडियन देगा। अब मीडियन वाले केस में आप मुझे ये बताओ कि मैं एक नया रैंडम वेरिएबल y क्रिएट कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये वाला आसानी से आपको दिखेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने y बना दिया फर्स्ट वाले एग्जांपल, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, अब आसानी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। y जो है वो 2 टाइम्स, 2 क्यों लिखूं भाई, मैं a लिख लेता हूँ, 2 क्यों लिखे, a लिख लेते हैं, ax1। एवरेज लेना जरूरी है, यस एवरेज लेना जरूरी है, इसको एवरेज लेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो मीडियन होगी। हाउएवर अगर कंटिन्यूअस डेटा होता तो मैं बोलता एनी वैल्यूज बिटवीन 4 and 6 विल बी अ मीडियन, लेकिन ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, इसलिए मुझे इसका एवरेज लेना जरूरी है। इसके मिडिल वाली वैल्यूज कौन सी है, 4 + 6 divided by 2 that is 5। ax1, तो ax1, तो मैंने आपसे पूछा मीडियन क्या होगा ax1 का, सर सॉर्टेड वाले पे वर्क कर लो, आप यहाँ पे ए ए ए लिखते चले जाओ, बोलिए मीडियन क्या आया, 4a, 4a क्लियर हो रहा है मेरा कहना, मीडियन क्या आ गया 4a। तो सर जब भी हम किसी स्केलर से दिए हुए क्वांटिटी में मल्टीपल कर लेते हैं तो उसके मीडियन भी क्या हो जाते हैं, उसी क्वांटिटी से मल्टीपल हो जाएंगे, इट मींस 8 टाइम्स मीडियन ऑफ x1 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से इसमें अगर मैं c ऐड कर लूं या 5 ऐड कर लूं, लेट से 5 ऐड कर लूं, सारे नंबर में 5 ऐड कर लूं, अगर मैं सभी नंबर में 5 से ऐड कर रहा हूं तो क्या वो सभी नंबर फिर से असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं, 5 ऐड करने के बाद क्या वो नंबर फिर से असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं, यस ऑब्वियस बात है, आपने सबने ऐड किया है तो अभी भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे, और अगर सभी असेंडिंग ऑर्डर में है तो 5 ऐड करने के बाद जो मीडियन मिलेगा उसमें भी 5 ऐड किया हुआ मिलेगा, 4 + 5 मिलेगा, ऐड किया हुआ मिलेगा। तो सर मीडियन के लिए भी सेम चीज मुझे मिल रहा है, ax1 + b का जो मीडियन होगा, a मीडियन ऑफ x + b मिल जाएगा, जो भी कांस्टेंट है वो पूरे के पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन मॉड पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन मॉड पे कर लेता हूँ। मॉड क्या होगा, लेट से मॉड हम तब बात करते हैं जब हमारा डेटा रिपीट कर रहा होता है, 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 ऐसे डेटा है, ऐसे डेटा है। चलो एक और लिख लो ताकि आपकी आसानी हो जाए, 6। अब बताइए इसमें मॉड क्या होगा, अब इसमें मॉड क्या होगा, मॉड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट करती है। कौन सा टर्म सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कर रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सर 1 1 टाइम है, 2 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, बट 6, सर 6 4 टाइम्स है। जो सबसे ज्यादा टाइम्स होगा वही हमारा मॉड कहलाएगा। तो दिए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉड है वो 6 है, मॉड जो है वो 6 है। क्या इस क्वेश्चन में एक ही मॉड है, क्या इस क्वेश्चन में एक ही मॉड है, यस, सो दिस इज यूनी मॉडल, इसको क्या बोलेंगे, यूनी मॉडल। अब अगर मैं यहां से एक 6 को कम कर दूं, एक 6 को कम कर दूं, तो अब आप मॉड किसको बोलोगे, अब आप मॉड किसको बोलोगे, सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सर 2 and 6 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सो देयर आर 2 मॉड, देयर इज बाई मॉडल, ये क्या है, बाई मॉडल है, दो दो मॉड है। अगर 3 मॉड रहते हैं तो ट्राई मॉडल, मल्टी मॉडल का कॉन्सेप्ट बन सकता है। जैसे कि मैं ऐसा इवेंट ले लूं 1 2 3 4 5 6, इसमें कौन से मोड है, सर सारे नंबर्स अपने में मॉड है, सारे नंबर्स क्या है अपने में मॉड है ना, स्टैटिस्टिक्स से मैं जैसे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मॉड की बात हो रही है। अब मैं आ गया कि सर वो मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट इसमें, एडिशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर वापस 6 लिख लेता हूँ, मैंने बोला कि इसका जो मॉड निकल कर आया वो मॉड 6 निकल कर आया।
अब मैंने बोला कि ये x है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू ax। अगर y इज इक्वल टू ax लिखता हूँ तो y का मॉड कितना निकल कर आएगा? Sir, what is the use of finding mean, median and mode? I will discuss that one also. Mean, median, mode क्यों करते हैं, स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक वर्ड को कि मीन क्यों फाइंड आउट करते हैं, मीडियन क्यों फाइंड आउट करते हैं, मोड क्यों फाइंड आउट करते हैं, इन सब की डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ज्यादा टाइम है, सब कुछ सेंट्रल, वहां पर सेंट्रल डिवीजन क्या होता है, इन सब चीज की हम लोग वहां पर बात करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन, ये सब बात करेंगे। मोड ऑफ वाई, सर ए से मल्टीपल किया है, अगर मैं ए से मल्टीपल कर दूं सारे नंबर्स को, ए से मल्टीपल कर दूं तो सर ए 2a 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 3 3 4 5a 6 6a 6a, तो सर ये वाला नंबर ही तो सबसे ज्यादा, मतलब सर ए से मल्टीपल करने के बाद वो 6a मॉड बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस सी लिखूं तो सर आप सब जगह पे c ऐड करोगे, अगेन मॉड क्या हो जाएगा सर, मॉड ऑफ y जो हो जाएंगे वो 6 प्लस सी बन जाएंगे। इट मींस मीन, मीडियन, मॉड, वो तीनों ही वो लीनियर वाली जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, वो तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज मीन, मीडियन, मॉड, वो तीनों सेटिस्फाई करते हैं। तो मीन, मीडियन, मॉड के लिए आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है। मैं इन सब चीजों को समझा दिया अच्छे तरीके से, अब मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूँ, क्योंकि बाद में पलट कर देखो तो कुछ लगे नहीं कि ये सब क्या करा रखा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जो सिर्फ नोट्स देखकर ये कोशिश करते हैं कि जो लिखा हुआ है नोट्स में वो सब कुछ समझ लें। पहले तो मैं नोट्स पे लिखता था और पूरा मिटा भी देता था। जो नोट्स देखते थे उनको ये लगता था क्लास में कुछ नहीं कराया है, वीडियो देखोगे तो पता चलेगा हाँ, क्लास में कराया भी है। चलो ठीक है, यहीं पे ये लिखा हुआ है फर्स्ट वन, मैंने इसको क्लियर किया। मीन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए टाइम्स मीन ऑफ एक्स प्लस बी, इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। यहीं पर हमने ये चीज भी समझा कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब मैं मीन वैल्यूज निकालूंगा तो वही कांस्टेंट नंबर है। जैसे मैंने 555 का मीन वैल्यू पूछा तो आप बोलोगे 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी 5 ओनली। अगर मैं आपसे पूछूं 6 का मीन वैल्यू कितना होगा, 6 को 4 टाइम ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, सर 6 ही आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का मीन वैल्यू ऑलवेज वही कांस्टेंट नंबर होता है। सेम रिजल्ट हमने वेरीफाई किया कि वो मीडियन में भी अप्लाई होता है, सेम रिजल्ट हमने वेरीफाई किया कि वो मॉड में भी अप्लाई होता है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड वेरिएंस रिजल्ट, कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स क्यों होता है और कैसे होता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेरिएंस का फार्मूला लिख लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, दैट इज सेकेंड मोमेंट, माइनस फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर, फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, मुझे ए एक्स प्लस बी का वेरिएंस चाहिए। इट मीन्स मुझे लिखना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इस पूरे का स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, दोनों में ध्यान में रखना, इसमें x के ऊपर स्क्वायर है और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है ना, ये सेकेंड मोमेंट है और ये फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपेक्टेशन ई, ये ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ई ए एक्स प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ ए टाइम्स ई एक्स प्लस बी, प्रीवियस वाला जो लीनियर वाला प्रॉपर्टी था वो लीनियर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की और इसके ऊपर में स्क्वायर है। फिर से एक एक करके समझते जाना। सर
ये प्लस वाले हैं, हमने एक्सपेक्टेशन के बारे में सीखा है कि जब भी मीन वैल्यू रहती है और अंदर में कोई भी वेरिएबल होते हैं तो वो प्लस वाले के साथ सेपरेट हो जाते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन रहता है वो मल्टीपल में दिखता है। हम लोग ऐसा लिख रहे थे ए ई एक्स प्लस बी, ये देखो प्लस है वो प्लस बीच में आया, तो वही सेम चीजें हम लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चाहे वो अंदर में कोई भी वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, सब एक्स का ही टर्म है, मैंने सेपरेट कर लिया, ए स्क्वायर x square plus ab and 2 both are constant, so 2ab ex plus sir b square is a constant and constant का expectation same constant होता है, तो मैंने माइनस बी स्क्वायर लिख लिया माइनस। अब यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा, जब मैं सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे ए ई एक्स प्लस बी का स्क्वायर करना है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ए स्क्वायर एंड ई एक्स जो बन रहा है इस पूरे का स्क्वायर बनेगा प्लस 2 ए बी ई एक्स बनेंगे प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अब ऑब्जर्व करो इसमें और इसमें बीच में निगेटिव का साइन है, कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है क्या सर? ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab ex सर ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये दोनों टर्म। अब इस वाले टर्म्स में मैंने ऑब्जर्व किया e ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई एक्स होल स्क्वायर। सर ए अगर कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा, आप इसको भी तो बाहर लिख सकते हो। तो मैंने ए स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई एक्स होल स्क्वायर लिख लिया। अब आपको ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए कि सर इसमें दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है सर? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ऐसा बच रहा है। और ये जो क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है वो है क्या एक्चुअली? ये है क्या एक्चुअली सर? वेरिएंस ऑफ एक्स ही तो है। सो हमें मिल गया ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू जो आएगी वो ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगी। बी का कोई इफेक्ट नहीं है, एडिंग अ कांस्टेंट इन अ वेरिएबल विल नॉट इफेक्ट द वेरिएंस, वेरिएंस हमें इफेक्ट नहीं करेगा। ओके अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। सर स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात कर लूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये क्या रिजल्ट देगा सर? स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस यहाँ पर ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो प्लस ए एंड माइनस ए दोनों हो सकता है, लेकिन सर मैं माइनस तो ले नहीं सकता क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मॉड ऑफ ए टाइम्स मॉड ऑफ ए टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, mod of a times standard deviation of x। इसको मैं रहने देता हूं क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, ठीक है? तो वेरिएंस का रिजल्ट, इतनी करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, क्यों करते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन, x कोई रैंडम वेरिएबल है और इस रैंडम वेरिएबल x के लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन है, वो 5 के इक्वल है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू 5 के इक्वल है एंड इसका जो वेरिएंस निकल कर आ रहा है वो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो 2 के इक्वल है, वेरिएंस इज इक्वल टू 2। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मुझसे पूछा गया है कि y एक रैंडम वेरिएबल है जो कि 3 माइनस 4 टाइम्स x के इक्वल है, 3 माइनस 4 टाइम्स x के इक्वल है। तो मुझे सबसे पहले ये चीज बताना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y कितने होंगे, बताइए जरा, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ y? अच्छा मीन वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं क्या? मीन वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? मीन मतलब एवरेज हो सकते हैं ना सर? अगर नंबर ही मैं नेगेटिव ले लूं, मैं पूछूं इसका मीन वैल्यूज क्या है, एवरेज क्या है, तो आप नेगेटिव लेकर आओगे, सभी नंबर ही नेगेटिव तो नेगेटिव हो सकता है।
Variance cannot be negative, है ना, standard deviation cannot be negative, but mean values can be negative. So expectation of y we are talking about. So just हम लोग यहाँ पर लिख लें expectation of y. Y is 3 minus 4x. 3 is a constant, so constant का expectation, constant का mean value constant ही होता है, 3 लिख लिए, minus सर 4 multiple में minus 4 लिख लिए, and expectation of x लिखना पड़ेगा, तो वो लिख लिया सर 3 minus 4 times expectation of x is 5, so मैंने यहाँ पर 5 multiple कर लिया सर, this is equal to 3 minus 20, that is equal to minus 17, okay. अब मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ y, y का वेरिएंस कितना होगा, इट मींस वेरिएंस ऑफ 3 minus 4x. देखो रोना इज सेइंग 32, और कोई सही है, सबका सेम सर, कांस्टेंट का 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का वेरिएंस 0 होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0. सर वो चेंज ही नहीं करता है तो वेरिएंस कैसा, चेंज ही नहीं करता है तो वेरिएंस कैसा, तो कांस्टेंट का वेरिएंस 0 आ रहा है। यहाँ पर x के मल्टीपल में क्या है सर, x के मल्टीपल में -4 है, तो मैं -4 का स्क्वायर किया और इसमें वेरिएंस ऑफ x लिख लिया, तो -4 का स्क्वायर सर 16 एंड वेरिएंस ऑफ x जो है वो 2 है, ये फाइनल रिजल्ट 32 दे रहा है, ओके। ध्यान में रखना कभी भी नेगेटिव आ जाए तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, ओके। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन्हीं सब चीजों से रिलेट करता हुआ, ये क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस 2011 का, जो अभी हमने पढ़ा है थोड़ा सा मीन मीडियन मॉड के रिजल्ट के लिए, वही चीजें यहाँ पर यूज में आ रही हैं, जरा समझो और आंसर दो, पढ़ लो, पढ़ने में जो टाइम लग जाए। Consider a finite sequence of random values, capital X, x1, x2 up to xn. Let mu x be the mean value. Mean value को in general mu से भी denote किया जाता है, random variable x है तो mu subscript x. Sigma x is the standard deviation of x. Let another finite sequence y equal length be derived from this as yi is equal to 8 times xi plus b. Y is equal to ax plus b है. Let mu y be the mean and sigma y be the standard deviation of the sequence. Okay, so mu y है वो y का standard deviation है, and mu y है y का mean value है, and sigma y y का standard deviation. Which one of the following statement is incorrect? अपने से पूछा incorrect, जो सही नहीं है, बोल रहा है कि जो इंडेक्स पोजीशन मॉड का x में होगा वही इंडेक्स पोजीशन मॉड का y में होगा, सेम, ट्रू और फॉल्स। इंडेक्स पोजीशन सेम होगा या चेंज कर जाएगा इंडेक्स पोजीशन? सेम होंगे, ओके। क्या मीडियन के लिए भी सेम होंगे? क्या मीडियन के लिए भी सेम होंगे? यस, मीडियन के लिए भी सेम होंगे। क्या ये रिजल्ट जो लिखा हुआ है, क्या ये रिजल्ट ट्रू है? सी वाले जो रिजल्ट है वो ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। अच्छा भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, ये तो पढ़ा था अभी, ये वही तो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी, दिस इज आल्सो ट्रू। सर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y is equal to mod of e times standard deviation of x, where y is equal to ax plus b. हमने ये चीज पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, a टाइम्स प्लस b, गलत हो गया ये, है ना, a स्क्वायर रूट वेरिएंस, e स्क्वायर वेरिएंस की अगर बात करोगे, वेरिएंस ऑफ y,
तो वो बनेगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, तो बनेगा ए स्क्वायर वेरिएंस। सो बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने फिनिश किया है यहाँ। चलो हाँ, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। मुझे वेरिएंस पूछा है, एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला है। जब भी हम लोग डिस्क्रीट की बात करेंगे ना, तो वहां जो प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शंस लिखा है, उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम लोग बोला करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एंड जब कंटिन्यूअस बोलेंगे ना, तो कंटिन्यूअस में बोला करेंगे डेंसिटी फंक्शन। सर व्हाट डज वेरिएंस शो? ओके, मतलब मुझे स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ा देना चाहिए था, तभी मुझे प्रोबेबिलिटी पे आना चाहिए था। क्योंकि मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ जो वर्ड हैं वो सबके सब स्टैटिस्टिकल वर्ड हैं। मान लो कि हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है, मैं अब इसी पे खत्म कर लूंगा, क्वेश्चन पे बाद में आ जाएंगे, मैं इन सब चीजों को क्लियर कर लूँ। आपके पास मान लो कोई डेटा है x1 x2 x3, ऐसे बहुत सारा डेटा है xn। एवरेज तो सबको पता होगा ना कि इस डेटा का एवरेज क्या होता है। तो जो एवरेज निकालते हैं हम लोग, जो एवरेज निकालते हैं, उस एवरेज को ही हम लोग मीन वैल्यूज बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? एवरेज सबको क्लियर हुआ, मीन वैल्यूज क्लियर हुआ सबको, मीन वैल्यू क्लियर हुआ सबको? यस। अब समझने की कोशिश कीजिए मीडियन। मीडियन जो दिया हुआ डेटा है, हम उस दिए हुए डेटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद मैं उस डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। डिवाइड करने से जो पॉइंट्स मुझे मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग मीडियन बोलेंगे। अब मीडियन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज समझने की कोशिश करना। सर एवरेज वैल्यू क्या होगा, अगर सोचने की कोशिश करो। एक एग्जाम है, जिस एग्जाम में ओनली 4 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम था, 4 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं और उनका मार्क आ रहा है 11, 12, 15 एंड 98। अगर आप इस डेटा का एवरेज निकालोगे, तो वो उस डेटा का एवरेज आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इसकी तरफ जा रहा है। चेक करो जरा कितने आएंगे एवरेज, कितने आएंगे एवरेज? सर 11 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, कितनी आ रहे हैं? सर 98 plus 2 is 100, 100 plus 10, 110, 120, 130, 136 divided by 4, 34 आ रहे, 34 आ रहे, 34। या तो आपको जो एवरेज वैल्यू दिख रहा है, वो एवरेज वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? सर मुझे एवरेज वैल्यू ऐसा दिख रहा है ना कि वो इसकी तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। इधर एवरेज वैल्यू दिख रहा है शिफ्ट करता हुआ। 15 से भी काफी आगे, इसका डबल भी कर दो, उसके भी आगे चला गया एवरेज वैल्यू। मतलब जो हम लोग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा लें कि जिसका एवरेज मार्क्स 36 आएगा वही पास करेगा, तो सर ये तो बहुत अन्याय हो गया ना। कि हो सकता है ये वाला स्टूडेंट जो है वो काफी कुछ चीटिंग कर लिया होगा तभी 98 लाया होगा, वरना बाकी लोग तो 20 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये अकेला कैसे 98 आ गया? तो जब मुझे एवरेज करना है, मुझे कुछ एनालिसिस करनी है, तो मैं कुछ सोचूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाए। ये कुछ नमूने लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम में कर लिए, इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाए। अब इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाए तो उसके लिए हमने क्या किया कि अलग डिफरेंट टाइप का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का टूल यूज किया, दैट इज मीडियन। हमने मीडियन का कॉन्सेप्ट लेकर आया। मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर। सर ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं मिडिल में जो वैल्यूज दिख रही होगी, अगर एक वैल्यूज मिडिल में तब तो सेम वही वैल्यूज लिख लेना, अगर 2 वैल्यूज है तो दोनों का एवरेज लिख लेना। सो 12 plus 15 divided by 2, 12 plus 15 divided by 2, that will be around 27 divided by 2, that is 13.5। अब आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा यहाँ पर कि अगर मैं मीडियन की एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिजल्ट पब्लिश करूं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जस्टिफिकेशन होगा, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, वो इस वैल्यूज को कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज इसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज जो थे वो बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट कर रहे थे। तो ये मीडियन की एनालिसिस का इफेक्ट है।
ये मीडियन की एनालिसिस का इफेक्ट है कि मीडियन में ना ही बहुत ही छोटी वैल्यू ना ही बहुत ही बड़ी वैल्यू वो हमारे लिए इफेक्ट नहीं करते। मीडियन क्या है, पूरे डेटा को सॉर्ट कर लो, मिडिल वाली वैल्यूज को देख लो, इससे कम कितने, इससे ज्यादा कितने, सर ये वाले वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग जजमेंट ले रहे हैं। ओके, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो जाती है हमारे पास मोड की। मोड की एनालिसिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ये चीज पता चल रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे शरारती हैं, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा टाइम से रिपीट कर रहे हैं, है ना। मान लो कि कुछ ऐसी चीजें आ रही है, डेटा है हमारे पास, बहुत सारे डेटा हैं 5 5। अब मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ, ये सब वो चीज है कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को इजी सॉल्व करने वाले, इन क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चन नंबर है। इनको करेक्ट सॉल्व करने वाले कितने स्टूडेंट, सर फर्स्ट क्वेश्चन को करेक्ट करने वाले 10 स्टूडेंट है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले 50 स्टूडेंट है, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले 60 स्टूडेंट है, फोर्थ क्वेश्चन को सही सॉल्व करने वाले 20 स्टूडेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन को सही सॉल्व करने वाले 80 स्टूडेंट है, एंड सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले ओनली 3 स्टूडेंट है, करेक्ट सॉल्व करने वाले 3 स्टूडेंट है। क्या आप बता सकते हो कि इनमें सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है? सर जो सबसे ज्यादा टाइम सॉल्व हुआ है वो क्वेश्चन सबसे इजी है। सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा है? सर 6 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे टफ है क्योंकि वो रिलेटिवली सबसे कम लोग हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि ये मॉड का यूज हम किस तरीके से किया करते हैं, मॉड का यूज कैसे करते हैं। तो वो जो आपको टेस्ट सीरीज देते हो वहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इजी, मीडियम, हार्ड या टफ ऐसे लिखे हुए रहते हैं। अगर उसकी एनालिसिस टूल ऑटोमेटिक की हुई होगी तो स्टूडेंट जब अपीयर करेगा उस अपीयर के अकॉर्डिंग इजी, मीडियम एंड टफ वो डिसाइड होता चला जाएगा। एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है तो नॉर्मलाइजेशन जो गेट में करते हैं वो हम लोग एग्जाम्स में किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन। ओके, चलो ये चीज हो गई मॉड वाली। अब आते हैं हम लोग वेरिएंस की। अब हम लोग आते हैं वेरिएंस की बात करते हैं, ठीक है। सो वेरिएंस अगर मैं बोलूं किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स का, पहले दिए हुए डेटा का हम लोग मीन वैल्यूज निकालते हैं। मीन वैल्यूज से उस डेटा कितना ज्यादा स्प्रेड है उसको कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको कैलकुलेशन को वेरिएंस से डिनोट करता हूँ। वेरिएंस जितना ज्यादा होगा डेटा उतना ज्यादा स्प्रेडेड होगा, वेरिएंस जितना कम होगा डेटा उतनी कम स्प्रेडेड होंगे। सर वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव, वेरिएंस जीरो हो सकता है। अगर मैं डेटा 5 5 5 ही रखूं तो इसकी मीन वैल्यू कितनी आएगी? सर इसकी मीन वैल्यू 5 ही आएगी। तो इसके डेटा मीन वैल्यू से कितने वेरिएंट है? सर कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है, कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसे वाले कंडीशन में वेरिएंस क्या आता है? जीरो आता है। मीन वैल्यू से डेटा कितना स्प्रेड है वो बताता है हमारा वेरिएंस। ओके, उसी तरीके से मैंने डेटा रख दिया 1 2 3, इसकी मीन वैल्यू कितनी है? सर इसकी मीन वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2। इस मीन वैल्यू से क्या डेटा का स्प्रेड किया हुआ है? सर यहाँ पे कोई स्प्रेड नहीं है, इधर स्प्रेड है +1 का, इधर स्प्रेड है -1, स्प्रेड तो है। अगर स्प्रेड है तो कुछ ना कुछ तो वेरिएंस हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। इसी मेजरमेंट को हम वेरिएंस के थ्रू करते हैं। और इसके स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो भी सेम रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो क्या एब्सोल्यूट वैल्यू देता है ना, पॉजिटिव वाली वैल्यूज में देता है। दोनों ही सेम है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आगे चलकर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, वेरिएंस की बात नहीं करते। लेकिन इंडियन करिकुलम में वेरिएंस को भी इंक्लूड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी इंक्लूड करते हैं, दोनों को इंक्लूड करके ही पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सिग्निफिकेंस रखता है? अब मैं ये चीजें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा डिटेल में नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी बहुत टाइम लिया है इसमें। ओके, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लो, टाइम है अपने पास। पी एक्स कॉमा क्यू कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, एक्स रैंडम वेरिएबल है जो किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x इक्वल टू 0 है तो q है, और x इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस q है, और अदरवाइज कुछ भी है तो वो 0 है। मुझसे पूछा वेरिएंस ऑफ x क्या होगा। सर वेरिएंस निकालने के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? पहली चीज
सेकेंड मोमेंट, दूसरी चीज सर फर्स्ट मोमेंट एंड उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मोमेंट सर सिग्मा एक्स पी एक्स, यही ना सर। एक्स क्या है सर, यहाँ पे एक्स 0 है और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो 0 क्यू, 0 को क्यू से मल्टीपल करेंगे सर 0 आएगा प्लस। नेक्स्ट देखो x इज इक्वल टू 1 है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस क्यू। 1 को 1 माइनस क्यू से मल्टीपल करेंगे कितने आ जाएंगे सर 1 माइनस क्यू आएगा। अब ये q की वैल्यू 0.4 दी हुई है तो 0.4 इसमें पुट करेंगे, ये कितने आ जाएंगे 0.6। सेम तरीके से आपको ex स्क्वायर कैलकुलेट करना है जो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स के इक्वल होता है। x का स्क्वायर कीजिए, ये रहा x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल कीजिए सर वो 0 ही आएगा प्लस x स्क्वायर, ये रहा 1, 1 का स्क्वायर 1, इसको रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल कीजिए सर 1 माइनस क्यू। ये फिर से कितने दे रहे हैं सर, ये भी 1.6 ही देंगे क्योंकि क्यू की वैल्यू 0.4 है। अब मुझे बताओ फाइनली कि वेरिएंस कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अब तो पुट करना है मेरे भाई सर 0.6 माइनस 0.6 का स्क्वायर, तो 0.6 माइनस 0.36 दैट इज 0.24 क्लियर हुआ। 6 का स्क्वायर 36 होगा ना, 0.6 का स्क्वायर 0.36, तो 0.6 में 0.36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.24 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। अभी कोई भी प्रैक्टिस करने की कोशिश मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी उतने कॉन्सेप्ट नहीं हुए हैं, उतनी ज्यादा माइंड में एडजस्ट नहीं किया होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जब तक हम कुछ क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे तब तक हम बुक में किसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन क्वेश्चन को पढ़कर समझ कर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वर्बली समझाई जा सकती है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन जैसे आप कर सकते हैं, इसरो का क्वेश्चन है 2012, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट कर लिया। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप ऐसे भी दे सकते हो, हमने इसका कॉन्सेप्ट कर लिया। बाकी वैसे ट्राई करने का आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया है आज, लेकिन फिर भी आप स्टेटमेंट पढ़ने की बात करें। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है बड़े बड़े लेंदी लेंदी कॉन्सेप्ट से लोग सॉल्व करते हैं और हम इन क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करेंगे। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है ना उनको हम लोग लॉजिकली सॉल्व किया करेंगे। एक मिनट में दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे ना तो 4 पेज में सॉल्व, सबको लॉजिकली सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कि सर लॉजिकली क्या होता है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ये तो कर ही लिया आपने। ठीक है, सो मिलते हैं अब कल। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। और यहाँ पर जो मैंने डिस्क्रीट का फंक्शंस लिखा था उसका सिर्फ मैं नाम लिख देता हूँ ताकि ध्यान में रहे। है ना, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, शॉर्ट में बोलेंगे पीएमएफ। सब कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मास क्यों, क्योंकि सर डिस्क्रीट डेटा जो है ना, वो एक जगह जमा होता है तो हम लोग उसको मास बोला करते हैं। वही अगर कंटिन्यूअस डेटा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी। हम लोग बोलते हैं ना बहुत ही हाई डेंसिटी का रेनफॉल हुआ है ना, तो रेनफॉल हम मेजर करते हैं कंटिन्यूअस डेटा के टर्म्स में, है ना। उसी तरीके से हाइट वगैरह ये सब मेजर करते हैं कंटिन्यूअस डेटा, तो वहां पर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं। जब कंटिन्यूअस रहेगा तो डेंसिटी एंड डिस्क्रीट रहेगा तो मास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ डाउट है क्या इस क्लास का, कुछ डाउट है किसी को? नो, चलो बाय।